कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर शाओ यान से, जो कि कह रहा होता है जिंदगी भर मैंने सबको प्यार दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अपने डिसाइपल्स को। उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने अपना टाइम, नॉलेज, पावर सब कुछ दिया। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे डिसाइपल्स दुनिया के सबसे बेस्ट हैं, इसलिए मैंने कभी होल्ड बैक नहीं किया। लेकिन वो विश्वास एक दिन टूट गया। कहते हैं जब लास्ट मोमेंट आता है लोग अपना असली फेस दिखाते हैं, और मैंने भी वही देखा। जब मैं आखिरी सांसें गिन रहा था तब उन्होंने मेरे साथ बिट्रेयल किया, मेरी सारी ताकत छीन ली और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी के साथ इतना क्रूअल मत बनो कि खुद गॉड्स भी उस पर तरस खा जाएं। और शायद गॉड्स को मुझ पर तरस आ गया। जब सब खत्म हो चुका था तभी मुझे एक ऐसी पावर मिली जिसने मुझे इनविंसिबल बना दिया। अब मैंने ठान लिया है कि मैं अपना रिवेंज लूंगा, और वो ऐसा रिवेंज होगा कि कोई भी डिसाइपल अपने मास्टर से बिट्रे करने का सोच भी ले तो दूर से ही मेरे नाम से डर के मारे कांप उठें। अब मेरा एक ही गोल है, इस दुनिया की सबसे टॉप जगह पर पहुंचना जहां बिट्रेयल जैसी चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो और कोई मेरी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सके। हमारी कहानी एक टूटे फूटे घर से शुरू होती है, जहां एक बूढ़े मास्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। उनके डिसाइपल्स उन्हें आखिरी बार देखने आए हैं। मास्टर का नाम है एल्डर जियो। उनका 5वां डिसाइपल लाइसन घबरा कर पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? मास्टर, हमारी आंखों के सामने मर रहे हैं। एक दूसरा डिसाइपल कू हुआ फ्रस्ट्रेशन में जवाब देता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जाकर दूसरे एल्डर्स से बात करनी चाहिए और उन्हें हमें एक्सेप्ट करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ रुकने से किसी का भला नहीं होगा। वहीं दूसरा डिसाइपल लिन हान सोच में डूबा हुआ है। अगर मैंने मास्टर की मार्शल आर्ट्स टेक्निक सबके सामने एक्सपोज न की होती तो वो आज इस तरह नहीं मर रहे होते। तीसरा डिसाइपल वोइंग बड़बड़ाता है, ये सब टाइम वेस्ट है। ये बूढ़ा आखिर मरेगा कब? इसके जाने के बाद मुझे बहुत काम करने हैं। तभी चौथा डिसाइपल वोंग जेन खड़ा होता है और कहता है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। मैं सेकंड एल्डर के पास जा रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ सेट है। तुम्हें पता है, उनके पास बहुत सारी फीमेल डिसाइपल्स हैं। मैं वहां सच में बहुत एंजॉय कर सकता हूँ। उसी पल पास खड़ी एक लड़की उन पर चिल्लाती है, तुम सब डिस्गस्टिंग हो। अगर एल्डर जियो ने तुम 5 को अपना डिसाइपल न बनाया होता तो तुम में से कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और अब तुम वो सब भूल गए जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया। मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे घटिया कचरा नहीं देखा। उसकी बातों से गुस्सा होकर वोंग आगे बढ़ता है और उसे थप्पड़ मार देता है। जुबान संभाल कर बात कर, तू सिर्फ एक गुलाम है। एक शब्द और कहा तो तुझे जान से मार दूंगा। क्विन हुआ बीच में आता है, छोड़ो इसे। यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर इसे यहीं रुकना है तो रुकने दो। हम पहले ही यहाँ से सारी कीमती चीजें ले चुके हैं। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है। डिसाइपल्स अपने मरते हुए मास्टर का सामान लूटकर चले जाते हैं। जाते जाते उनमें से एक मजाक उड़ाता है, एक बेकार मास्टर और एक बेकार स्लेव, क्या परफेक्ट जोड़ी है। अंदर वो लड़की मैरी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। उन्होंने हमारे मास्टर को धोखा दिया, उन्हीं की वजह से मास्टर की ये हालत हुई है। तभी एल्डर जियो धीरे से उसका नाम पुकारते हैं, मैरी। वो भागकर उनके पास जाती है, मास्टर आप ठीक है? आप उनकी चिंता मत कीजिए। वो सब एहसान फरामोश कायर थे। वो सब भूल गए जो आपने उनके लिए किया, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। एल्डर जियो दुखी होकर उसकी तरफ देखते हैं। मैं तुम्हें माउंट आई पर तो ले आया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऑफिशियली अपना डिसाइपल नहीं बनाया और नहीं तुम्हें कभी ट्रेन करने की इजाजत दी। क्या तुम इस बात के लिए मुझसे नाराज हो? मैरी अपना सिर हिलाती है। मैं जानती हूँ कि कल्टीवेशन में मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। मैं वैसे भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी। अगर आप न होते तो मैं आज भी कहीं गुलाम होती। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो इस बात का दुख है कि ऊपर वाला इतने अच्छे लोगों को इतनी दर्दनाक मौत क्यों देता है। एल्डर जियो अपना सिर झुका लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मरने वाला हूँ। मैरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उनके सामने झुक जाती है। प्लीज मास्टर, मुझे अपनी डिसाइपल बना लीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत से ट्रेन करूंगी। मैं उन सभी धोखेबाजों को मार डालूंगी। अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं यहीं आपके साथ मर जाऊंगी। एल्डर जियो हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं, मैं मर जरूर रहा हूं, लेकिन मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है। अगर मैंने तुम्हें अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया तो तुम सिर्फ अपने लिए खतरा बढ़ा लोगी। मैरी गिड़गिड़ाती है, प्लीज मास्टर, हिलिए मत, आपको और ज्यादा चोट लगेगी। एल्डर जियो को खून की खांसी आती है और उनकी आस्तीन से एक छोटी शीशी गिर जाती है। ये मेरे पास एलिक्सिर की आखिरी बॉटल है। वो लोग बाकी सब कुछ ले गए, लेकिन शायद ये तुम्हारी मदद कर सके। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। मैरी जल्दी से जवाब देती है, प्लीज मास्टर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए। मुझे आपकी डिसाइपल बनने की कोई जल्दी नहीं है। आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। अचानक
एल्डर जियो जोर जोर से खांसते लगते हैं और एलेक्सियर की बोतल उनके हाथ से फिसल जाती है। मैरी चिल्लाती है, एल्डर जियो आपको क्या हो रहा है? वो मन में सोचते हैं, मेरी नजर धुंधला रही है। मैरी चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज अब बहुत तेज लग रही है। शायद यही खामोशी, यही शांति मौत जैसी महसूस होती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो मुस्कुराते हैं। मेरा एकमात्र अफसोस ये है कि मैंने तुम्हें कभी अपना डिसाइपल नहीं बनाया। और इसी के साथ एल्डर जियो मुस्कुराते हुए मर जाते हैं। ठीक उसी पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। मास्टर और डिसाइपल के बीच एक सच्चा बॉन्ड बन चुका है। अप्रेंटिस सिस्टम होस्ट के साथ सक्सेसफुली बाइंड हो गया है। एल्डर जियो अचानक जिंदा हो उठते हैं। ये सिस्टम क्या है? उनके सामने एक चमकती हुई पिल आ जाती है। यह है इन्फिनिट गोल्ड पिल। ये 10,000 एसेंस पिल्स के बराबर है। एक्सट्रीमली पावरफुल। ये न सिर्फ तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती है, बल्कि तुम्हारी सारी अंदरूनी चोटें भी ठीक कर सकती है। एल्डर जियो आसमान की तरफ देखते हैं। मैं इस दुनिया में 20 सालों से हूँ। फाइनली मैंने एक सिस्टम अवेकन कर लिया है। वो याद करने लगते हैं, 20 साल पहले मैं अर्थ पर रहता था। एक कार एक्सीडेंट मुझे इस दुनिया में ले आया। मुझे लगा था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। मेरा बैकग्राउंड शानदार था, मेरा टैलेंट एक्सेप्शनल था। मैं 10 साल की उम्र से पहले ही फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंच गया था। मैंने हॉन्गमैन सेक्ट ज्वाइन किया, लेकिन अगले 15 सालों तक मेरी कल्टीवेशन रुक गई। मैं सबके लिए मजाक का पात्र बन गया। लेकिन अब गॉड्स ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है और इस बार मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगा। एल्डर जियो ने पूछा, तो ये है अप्रेंटिस सिस्टम, लेकिन इसका डिसाइपल से क्या लेना देना है? सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, अगर आप अपने डिसाइपल को कुछ भी देते हैं, स्किल्स, नॉलेज, कल्टीवेशन, तो सिस्टम आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई करेगा और आपको उसी हिसाब से रिवॉर्ड देगा। आपका डिसाइपल आपकी गाइडेंस में जितना स्ट्रांग बनेगा, आपके रिवॉर्ड्स उतनी ही ज्यादा होंगे। एल्डर जियो ने पूछा, तो अगर मैं अपने डिसाइपल को स्किल सिखाता हूं और अपना नॉलेज शेयर करता हूं, तो क्या वो भी गिना जाएगा? सिस्टम ने जवाब दिया, हाँ। अगर आपका डिसाइपल आपकी गाइडेंस की वजह से स्ट्रॉन्गर बनता है, तो आपको कम से कम डबल रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डिसाइपल को 200 दिन की कल्टीवेशन ट्रांसफर करते हैं, तो बदले में आपको 400 दिन मिलेंगे। अगर आप उन्हें कोई टेक्निक सिखाते हैं और वो फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो आप इंस्टेंटली उसी टेक्निक के पीक पर पहुंच जाएंगे। एल्डर जियो ने एक पल के लिए सोचा, तो अगर मैं अपने डिसाइपल को इन्फिनिट गोल्ड पिल दे दूं, तो क्या मुझे डबल रिवॉर्ड मिलेगा? सिस्टम ने जवाब दिया, नहीं। आप सिस्टम से मिले रिवॉर्ड्स दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। एल्डर जियो मुस्कुराए, तो ये इतना सिंपल नहीं है। आखिर मैं इजी बेनिफिट्स के लिए ऐसे ही रिवॉर्ड्स नहीं बांट सकता। ठीक है, तो फिर मैं ये पिल खुद खाकर लेवल अप करूंगा। जैसे ही एल्डर जियो ने इन्फिनिट गोल्ड पिल निकली, उन्होंने गोल्डन कोर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। बाहर मैरी अब भी बैठी रो रही थी। मास्टर प्लीज उठ जाइए, मुझे डिसाइपल बनने या बदला लेने की कोई परवाह नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें खोलें। अचानक एल्डर जियो ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। आज से तुम मेरी डिसाइपल हो, और एक बात याद रखना, अगर तुम कभी बदला लेने की सोचो, तो ये श्योर करना कि वो इतना खौफनाक हो कि तुम्हारे दुश्मन की रूह कांप जाए। सीन शिफ्ट होता है बुआंग पर, जो हॉन्गमैन सेक्ट के छठे पीक पर पहुंच चुका था। उसने एल्डर वोंग के पास जाकर कहा, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए। बदले में मैंने एल्डर जियाओ से जो भी सीक्रेट सीखे हैं, वो सब मैं आपको दे दूंगा। मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। एल्डर वोंग ने स्क्रोल लिया और बड़बड़ाया। एल्डर जियाओ के पास सच में टैलेंटेड डिसाइपल्स थे। बड़े अफसोस की बात है, हॉन्गमैन सेक्ट के महानतम जीनियसेस में से एक इतनी पैथेटिक मौत मरा। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो, तो तुम्हें एक टास्क पूरा करना होगा। ये लो, ये लॉ एनफोर्समेंट रूलर लो। इससे तुम किसी के स्पिरिचुअल रूट्स निकाल सकते हो। जाओ और एल्डर जियाओ के स्पिरिचुअल रूट निकाल लाओ। ये कर दो और मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मान लूंगा। लेकिन सावधान रहना, एक बार जब खून इस रूलर पर लग जाता है, तो बिना किसी स्पेशल टेक्निक के उसे हटाना लगभग इम्पॉसिबल है। वोंग ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए एल्डर वोंग, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये मिशन पूरा करूंगा। ठीक तभी एक अटैक ने वोंग को जोर से हिट किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। लॉ एनफोर्समेंट रूलर गलती से उसी के शरीर में धंस गया। दर्द से चिल्लाते हुए वोंग चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कल्टीवेशन जर्नी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और मैं यहीं मरने वाला हूँ। अचानक एल्डर वोंग गरजा। किसकी हिम्मत हुई दखल देने की? आसमान में एल्डर जियाओ और मेरी दिखाई दिए। एल्डर जियाओ ने उसे घूरते हुए कहा, एल्डर वोंग, अगर तुम्हें मेरे स्पिरिचुअल रूट्स चाहिए थे, तो तुम खुद क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है? एल्डर वोंग घबरा कर हंसा। एल्डर जियाओ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तो बस आपके डिसाइपल के साथ मजाक कर रहा था। मन ही मन एल्डर वोंग घबरा रहा था। उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ जिंदा है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल। इसका ऑरा, इसने जरूर गोल्डन कोर रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। एल्डर जियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है ये मजाक है? मैं गेम्स के मूड में नहीं हूँ। उसने अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट की और हमलों की बौछार कर दी। एल्डर वोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। वो टेक्निक? अब मुझे याद आया।
हमने एक साथ हॉन्गमैन सेट ज्वाइन किया था और जियाओ ने तब ये टेक्निक बनाई थी। इसकी वजह से उसे बहुत रिस्पेक्ट और अनगिनत कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ गया और उसे पीछे छोड़ दिया। हमने उस पर कितने रिसोर्सेज वेस्ट किए जिसे हम ट्रैश समझते थे। एल्डर वोंग ने शांत रहने की कोशिश की। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं पहले ही गोल्डन कोर रेल्म के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका हूं। अगर हम लड़ते भी हैं तो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, 1000 स्वॉर्ड टेक्निक ने उसकी डिफेंसिव शील्ड तोड़ दी। एल्डर वोंग ने अविश्वास में सोचा, ये कैसे पॉसिबल है? एल्डर जियाओ ने ठंडे अंदाज में कहा, इतनी कमजोर पावर के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। एल्डर वोंग मुस्कुराया, वो तो हम देखेंगे। उसने मुश्किल से एक और बार बचाया और सोचा, ये कैसी पावर है? ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले ही गोल्डन कोर रेल्म के तीसरे लेवल पर पहुंच गया है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तभी एल्डर जियाओ ने उसकी बाह पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। एल्डर वोंग चीखा, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो सेक्ट तुम्हारा पीछा करेगी। एल्डर जियाओ ने जवाब दिया, अच्छा चलो देखते हैं कि सेक्ट तुम्हारे जैसे धोखेबाज को मारने के बाद क्या करती है। ये समझते हुए कि वो और मुकाबला नहीं कर सकता, उसने सोचा कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी फाइनल टेक्निक एक्टिवेट की और जियाओ के हमलों को रोकने के लिए एक पावरफुल स्पेल शील्ड बुला ली। एल्डर वोंग ने मन में सोचा, ये एक मिथिकल ग्रेड आइटम है और मैं इसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि ये आखिरी यूज है। मैंने इसे अपने नैंसेंट सोल रेल में ब्रेक थ्रू के दौरान खुद को बचाने के लिए रखा था, लेकिन आज मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। एल्डर जियाओ ने कहा, लगता है तुमने इन सालों में काफी दौलत कमाई है, तभी तुम्हारे पास इतने पावरफुल खजाने हैं। लेकिन चलो मैं तुम्हें अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाता हूँ। इसी के साथ उसने एक जबरदस्त हमला किया। एल्डर वोंग चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? एल्डर जियाओ ने मजबूती से जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। एल्डर जियाओ के हमले का फोर्स इतना जबरदस्त था कि एल्डर वोंग का मिथिकल ग्रेड आर्टिफैक्ट चकनाचूर हो गया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और उनके नीचे की जमीन फट गई। एल्डर वोंग के कपड़े चिथड़े हो गए और वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज और पास मत आना, मुझे बख्श दो। एल्डर जियाओ ने ठंडे अंदाज में कहा, तो तुम्हारा मिथिकल आर्टिफैक्ट आखिर में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। फिर उसने समझाना शुरू किया, इस दुनिया में मैजिकल आइटम्स 5 लेवल्स में बंटे हुए हैं, ह्यूमन, मिथिकल, अर्थली, हेवनली और सबसे पावरफुल इमॉर्टल ग्रेड। हर लेवल के अंदर 4 टीयर्स होते हैं, लोअर, मिडिल, अपर और एब्सोल्यूट। एक ऑर्डिनरी सेक्ट में एक मिथिकल ग्रेड आइटम भी बेहद कीमती होता है। कभी कभी ये पूरी जगह का सबसे बड़ा खजाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी रेयर चीज होगी एल्डर वोंग, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। इन शब्दों के साथ एल्डर जियाओ ने आखिरी बार करने की तैयारी की, लेकिन ठीक तभी एक आवाज चिल्लाई, एल्डर जियाओ प्लीज थोड़ा रहम कीजिए। एक शख्स सही समय पर पहुंचा और एल्डर वोंग को जानलेवा हमले से बचा लिया। एल्डर जियाओ ने पूछा, किसकी हिम्मत हुई मुझे रोकने की? वो ज़ैनी था, हॉन्गमैन सेक्ट का सेक्ट मास्टर। उसने कहा, एल्डर जियाओ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सेक्ट के मेंबर्स के बीच लड़ना मना है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। एल्डर जियाओ ने अपना हाथ पीछे खींचा और अपनी टेक्निक डीएक्टिवेट कर दी। जमीन पर रेंगते हुए एल्डर वोंग ने गुहार लगाई, लीडर आप आखिर आ ही गए, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। इस पागल ने अभी अभी मेरे डिसाइपल को मार डाला और मुझे भी मारने वाला था। एल्डर वोंग ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराया, अब जबकि लीडर यहाँ है, जाओ मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन उसके शौक के लिए जिंगी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, अपनी बकवास अपने तक ही रखो। फिर उसने सख्ती से कहा, एल्डर वोंग मेरे साथ जजमेंट हॉल चलो, हम तय करेंगे कि कौन यहाँ रहने के लायक है और कौन नहीं। एल्डर वोंग गिड़गिड़ाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जिंगी जाओ की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया, कॉन्ग्रेचुलेशंस जाओ, तुमने आखिर अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया। तुम्हें गोल्डन कोर रेल में देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। एल्डर जाओ ने हल्का सा झुककर कहा, थैंक यू लीडर, अगर आज मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो मैं उस धोखेबाज के हाथों मारा जाता और शायद सेक्ट से भी निकाल दिया जाता। एल्डर वोंग ने अब भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश की। मैंने कहा ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तो एक मजाक भी नहीं सह सकता। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज ऐसी बातें कहना बंद कीजिए जो सच नहीं है। एल्डर जाओ ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम लकी हो कि लीडर आ गए, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। तुम सिर्फ उन्हीं की वजह से जिंदा हो। फिर उसने वोंग को घूरते हुए कहा, लेकिन वो धोखेबाज, वो इतना लकी नहीं होगा। मैंने एक मास्टर के तौर पर उसे अपना सब कुछ दिया और उसने मुझे धोखा दिया। वो आज यहाँ मुझे मारने के इरादे से आया था। उसके जैसा इंसान कल्टीवेट करने के लायक नहीं है, उसे सेक्ट से निकाल देना चाहिए। उसने ऐलान किया, आज के बाद वोंग को सेक्ट के अंदर एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। जिंगी एल्डर जाओ की तरफ मुड़ा और बोला, चूंकि तुम उसके डिसाइपल हो
तो उसकी किस्मत का फैसला करना तुम्हारा हक है। अचानक मेरी आगे आई और बोली, मास्टर आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, इस कचरे को मैं खुद संभाल लूंगी। वो आंग गरजा, मैं भले ही कमजोर हूं लेकिन इतना भी पैथेटिक नहीं कि तुम जैसे कचरे को मार ना सकूं। उसने मेरी पर हमला किया लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसका हमला नाकाम कर दिया। शॉक्ड होकर वोआंग चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो यूजलेस थी, तुमने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक कैसे सीखी? एल्डर जियो उसे देख रहे थे और सोच रहे थे ये कोई ट्रैश नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले सब कुछ बदल गया था। 3 दिन पहले एल्डर जियो मैरी के स्टैट्स चेक कर रहे थे। वो हैरानी से बड़बड़ाए, इसके पास तो इन्नेट स्वॉर्ड बॉडी है। मैरी ने पूछा, मास्टर इसका क्या मतलब है? एल्डर जियो मुस्कुराए, इसका मतलब है कि तुम गिफ्टेड हो, तुम तलवारबाजी सीख सकती हो। ये दिखाने के लिए उन्होंने एक ही बार में एक विशाल पेड़ को काट दिया और कहा, यही वो टेक्निक है जिसमें तुम्हें मास्टरी हासिल करनी है, इसका इस्तेमाल वोआंग को हराने के लिए करना। वो तुरंत 1000 स्वॉर्ड टेक्निक की ट्रेनिंग करने लगी। एल्डर जियो की गाइडेंस की वजह से उसने जल्द ही 1000 स्वॉर्ड टेक्निक सीख ली। सिस्टम ने एल्डर जियो को रिवॉर्ड के तौर पर हेवनली स्लेइंग टेक्निक दी, जो एक टॉप टियर मिथिकल लेवल स्किल थी। एल्डर जियो ने उसे देखकर सोचा, ये कोई ट्रैश नहीं है, मेरे लिए असली खजाना तो यही है। वापस प्रेजेंट में मेरी ने वोंग की छाती पर पैर रखा और कहा, मास्टर ने तुम्हें ये टेक्निक कई दिनों तक सिखाई, फिर भी तुम इसे मास्टर नहीं कर पाए, असली ट्रैश तो यहाँ तुम हो। वोंग गिड़गिड़ाया, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन मेरी ने उसकी मिन्नतें इग्नोर कर दी और लॉ एनफोर्समेंट रूलर सीधे उसके शरीर में घोंप दिया, जिससे उसके इंटरनल रूट्स तबाह हो गए। वो एल्डर जियो की तरफ मुड़ी और बोली, मास्टर मैंने उसका स्पिरिचुअल रूट डिस्ट्रॉय कर दिया है, प्लीज इसे वेरीफाई कर लीजिए। एल्डर जियो ने उसे यकीन दिलाया, चिंता मत करो, मैं इसे चेक कर लूंगा। जिंगी बीच में आया और बोला, एल्डर जियो आपने धोखेबाज को सजा दे दी है, मैं एल्डर वोंग को यहाँ से ले जाकर बाकी सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। लेकिन एल्डर जियो आगे बढ़े और पूछा, किसने कहा कि तुम बस यूं ही जा सकते हो? जिंगी ने तेवर चढ़ाए, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी जान नहीं लोगे। एल्डर जियो हंसा, मैंने कहा था कि मैं उसकी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं उसे मुफ्त में जाने दूंगा। अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एल्डर वोंग हंस पड़ा और बोला कि वो समझ गया कि एल्डर जियो क्या कहना चाह रहे हैं। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने एक थैली आगे बढ़ाई और बताया कि इसमें उसकी सारी दौलत है, उसके हिसाब से ये जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए। एल्डर जियो ने थैली एक्सेप्ट किया और कमेंट किया कि एल्डर वोंग एक समझदार आदमी है। उसने इस उदार तोहफे के लिए उसे थैंक यू कहा और बोला कि इसकी सराहना की जाती है। फिर वो मिरी की ओर मुड़ा और कहा कि अब चलने का समय हो गया है। जैसे ही वे जाने लगे, मिरी ने अपने मास्टर की तारीफ की और कहा कि उन्होंने सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। एल्डर जियो ने भी तारीफ लौटाते हुए कहा कि उसने भी उतना ही अच्छा काम किया है। फिर उन्होंने उसे सलाह दी कि वो आज का दिन छुट्टी ले और आराम करे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अगले दिन से फिर शुरू होगी। जाते जाते एल्डर जियो पीछे मुड़ा और एल्डर वोंग से कहा कि वो अपना ख्याल रखे, लेकिन एल्डर वोंग अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसने मन में सोचा कि एल्डर जियो आज जितना चाहे हंस ले, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। अगले दिन 7th पीक पर एल्डर जियो को एल्डर वोंग का सामान एग्जामिन करते हुए देखा गया। उसने नोट किया कि कलेक्शन तो अच्छा खासा था, लेकिन ज्यादातर एलिक्सर्स गोल्डन कोर रेल्म की कल्टीवेशन के लिए थे। हालांकि इन रिसोर्सेज की क्वालिटी बस एवरेज ही थी। फिर उसे कुछ मिड ग्रेड टेक्निक्स मिली और उसने कमेंट किया कि उनमें से एक सॉलिड प्राइमरी फाउंडेशन बनाने के लिए यूजफुल हो सकती है। एक सॉर्ड और बॉटल को साइड रखते हुए उसने कहा कि ये एल्डर वोंग के सबसे वैल्यूएबल आइटम्स थे। हालांकि सच तो ये था कि वे उसके लिए कुछ खास यूजफुल नहीं थे। उसने डिसाइड किया कि इन्हें मैरी को देना बेहतर रहेगा और मन ही मन सोचने लगा कि जब बात असली खजानों की आती है तो सिस्टम हमेशा बेस्ट वाले ही देता है। इंस्पेक्शन जारी रखते हुए एल्डर जियो को स्पेशल स्टोन्स का एक बड़ा ढेर मिला। वो बड़बड़ाया, एक लो लेवल एल्डर माने जाने के हिसाब से एल्डर वोंग के पास 100 से ज्यादा स्पेशल स्टोन्स थे। ये तभी पॉसिबल है जब उसने दूसरों को लूटा हो, वरना वो इतनी दौलत जमा कर ही नहीं सकता था। एल्डर जियो मुस्कुराया और सोचा, लगता है मैं अब अमीर हो गया हूँ। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना बंद करूं और अपने लिए एक ठीक ठाक घर बनाऊं। तभी मैरी वहां आ गई और उसे याद दिलाया कि उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का प्रॉमिस किया था और अब वो 2 घंटे बाद वापस आई है। उसने पूछा कि क्या वो अब अंदर आ सकती है। एल्डर जियो ने उसका स्वागत किया और उसे अपने बगल में बैठने को कहा। इसके बाद उसने कल्टीवेशन रेल्म्स के बारे में समझाना शुरू किया। उसने कहा कि पहला पोस्ट नेटल रेल्म है, उसके बाद इनेट रेल्म, फिर की रिफाइनिंग रेल्म और फिर गोल्डन कोर रेल्म जो कि उसका करंट लेवल था। इसके ऊपर नेसेंट सोल रेल्म, सेपरेशन रेल्म और इंटीग्रेशन रेल्म थे। इनके भी आगे मयान रेल्म और सबसे टॉप पर ट्रांसेंडेंस रेल्म था। उसने समझाया कि इनमें से हर एक रेल्म 10 लेवल्स में डिवाइडेड है।
पोस्ट नेटल रेल्म में कोई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने ब्लड वेसल्स और मसल्स को हील करने के लिए करता है ताकि उसका शरीर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बन सके। इनेट और की रिफाइनिंग रेल्म्स फिजिकल डिफेंस को काफी बढ़ा देते हैं। ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचने के बाद कोई इमॉर्टैलिटी भी हासिल कर सकता है, हालांकि आज तक कोई भी इसे अचीव नहीं कर पाया है। लोग इमॉर्टल्स की बातें सिर्फ कहानियों में ही करते थे। फिर एल्डर जियो ने मैरी को बताया कि वो उसे प्राइमोर्डियल टेक्निक सिखाएगा और उसे अपना मन फोकस करने को कहा। उसने उसे इन्फॉर्म किया कि वो अपनी कुछ की उसे ट्रांसफर करेगा ताकि उसकी कल्टीवेशन में मदद हो सके। उसी पल सिस्टम ने एल्डर जियो को नोटिफाई किया कि मैरी अब ऑफिशियली उसकी ट्रू डिसाइपल रजिस्टर हो चुकी है और उसने उसे 15 एनर्जी पॉइंट्स ग्रांट किए हैं। हैरान होकर एल्डर जियो सोचने लगा कि सिस्टम बदले में उसे क्या देगा। सिस्टम ने जवाब दिया कि उसे बदले में लगभग 50 से 60 एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। उसने मन ही मन सोचा कि मैरी टेक्निक सीखने में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है और अब तक जो चीज उसे रोक रही थी वो थी कल्टीवेशन पावर की कमी। लेकिन अब जब वो उसे अपनी की सप्लाई कर सकती है तो वो आसानी से अपने बोन मैरो को रिफाइन कर पाएगी। इसी के साथ एल्डर जियो ने मैरी को बड़ी मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर की और उसे उसकी कल्टीवेशन जर्नी के अगले फेज के लिए तैयार किया। जब मैरी ने अपनी आंखें खोली तो वो पहले ही पोस्ट नेटल रेल्म के 10th लेवल तक एडवांस कर चुकी थी। शॉक होकर वो एल्डर जियो की तरफ मुड़ी और पूछा कि उसने अपनी की सीधे उसे ट्रांसफर क्यों की। उसने बताया कि किसी को अपनी की देने से खुद की कल्टीवेशन बहुत कमजोर हो सकती है और रेल्म भी नीचे गिर सकता है। मास्टर प्लीज दोबारा ऐसा मत करना, अगर आपके रेल्म को कुछ हो गया तो आप पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। लेकिन एल्डर जियो शांति से मुस्कुराया और उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होगा। उसी समय सिस्टम ने एल्डर जियो को नोटिफाई किया, तुमने अपने डिसाइपल को 100 दिन की कल्टीवेशन ट्रांसफर की है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 5 गुना रिटर्न मिलेगा, 500 दिन की कल्टीवेशन। एल्डर जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब हुई ना बात। फिर उसने मैरी को एल्डर वोंग का बैग दिया और प्यार से कहा, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये आइटम्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इसे मेरी तरफ से मेरे ट्रू डिसाइपल बनने का गिफ्ट समझो। मैरी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मास्टर क्या ये सब सच में मेरे लिए है? सिस्टम ने रिपोर्ट किया, तुमने अपने डिसाइपल को एक 3rd ग्रेड युआन पिल और 10 2nd ग्रेड पिल्स गिफ्ट की हैं। बदले में तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक 4th ग्रेड युआन पिल मिलेगी। मैरी बहुत इमोशनल हो गई। थैंक यू मास्टर, आपने मेरी जान बचाई। अगर फ्यूचर में आप कभी भी मुझसे कुछ करवाना चाहे तो बस कह दीजिएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये डिसाइपल आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सिस्टम ने फिर ऐड किया, तुमने अपने डिसाइपल को 17 मार्शल टेक्निक्स दी हैं। बदले में तुम्हें 20 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हारा रिवॉर्ड है 1000 माइल स्वॉर्ड आर्ट, एक हेवनली ग्रेट सुप्रीम रैंक टेक्निक। एल्डर जियो ने कहा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अब जाओ और उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस शुरू करो। जब तुम उन्हें सीखना शुरू कर दो तो मेरे पास वापस आना और मैं तुम्हें थोड़ी और ची दूंगा। मैरी हैरान रह गई, मास्टर आप मुझे और ची देंगे? फिर सिस्टम ने रिपोर्ट किया, तुमने अपने डिसाइपल को 5 एलिमेंटल सील, एक अर्थ ग्रेड इंटरमीडिएट रैंक वेपन ग्रांट किया है। बदले में तुम्हें वॉन्डरिंग जेंटल स्वॉर्ड, एक अर्थ ग्रेड सुप्रीम रैंक वेपन मिलेगा। अब भी चिंता में मैरी ने कहा, मास्टर आप मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, इसका असर जरूर आपके शरीर पर पड़ेगा, ये आपके लिए सेफ नहीं हो सकता। एल्डर जियो बस मुस्कुराया, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो देखो, मैं यहीं बैठूंगा और 3 दिन तक लगातार कल्टीवेट करूंगा। उसके बाद मुझे यकीन है कि मैं ब्रेक थ्रू करके गोल्डन कोर रेम के 5th पेज तक पहुंच जाऊंगा। मैरी ने मजबूती से जवाब दिया, तो फिर मैं यहीं रुकूंगी और जब आप कल्टीवेट करेंगे तब मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। मैं किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। एल्डर जियो ने धीरे से हाथ हिलाकर उसे मना किया, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ अब और अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो। मैरी ने सिर हिलाया, ठीक है मास्टर, मैं आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना कहकर वो कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद एल्डर जियो वापस बैठे और बोले, चलो अब देखते हैं कि मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। उन्होंने अपने स्टोरेज में हाथ डाला और एक 4th ग्रेड युआन पिल बाहर निकाली। उसे हैरानी से देखते हुए वो बोले, मैंने इस पिल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे सामने से देख रहा हूँ। इस जैसी चीज को रिफाइन करने के लिए कम से कम नैनसेंस सोल रेम का कोई बंदा चाहिए। उस रेम से नीचे का कोई भी इसे बिल्कुल रिफाइन नहीं कर पाएगा और इसके लिए जो मटेरियल्स लगते हैं वो एक्सट्रीमली रेयर हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे होंगमेन सेक्ट में किसी और के पास ऐसी चीज नहीं है। अगर हम पूरा सेक्ट बेच भी दें तो भी शायद हम ऐसी 5 पिल्स ही अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही थी वो पिल नहीं थी। मेरे पास जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है हेवनली ग्रेट स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक 10,000 माइल्स। ये दुनिया की टॉप टियर स्वॉर्ड टेक्निक्स में से एक है। बहुत कम टेक्निक्स ही इसका मुकाबला कर सकती हैं। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाली और इसे ट्राई किया। एक ही मोशन में उनकी स्वॉर्ड आगे गई और उसने एक बड़े से पत्थर को शैटर कर दिया। एल्डर जियो ने ग्रेन किया, नॉट बैड। इस टेक्निक से मेरी आर्ट ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगर मुझे और भी स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड्स मिल गई तो मुझे रेल्म्स की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ अपने वेपन्स का यूज़ करके किसी को भी काट सकूंगा। ठीक है, अब सिस्टम की कल्टीवेशन रिवॉर्ड को यूज करने का टाइम आ गया है। सिर्फ इसी से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं गोल्डन कोर रेल्म के 5th लेवल तक पहुंच जाऊंगा। सीन शिफ्ट हुआ होंगमैन सेक्ट के ट्रेड मार्केट में। वॉन्ग जिन कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा था।
तभी थोड़ी दूर पर कुछ और लड़कियां गॉसिप कर रही थीं। क्या तुमने 7th पीक वाले एल्डर जियो के बारे में सुना है उन्होंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और गोल्डन कोर रेल्म में प्रवेश कर लिया है। दूसरी लड़की बोली, हाँ, और मैंने ये भी सुना कि उन्होंने 6th पीक वाले एल्डर वोंग को भी हराया और बुरी तरह क्रश कर दिया। एल्डर जियो अब बहुत ही पावरफुल हो गए हैं। पहली लड़की शर्माते हुए बोली, और वो हैंडसम भी हैं, और सुना है कि उनकी एक फीमेल डिसाइपल है जिसकी वो बहुत केयर करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपनी पर्सनल की तक दे दी। दूसरी लड़की प्यार भरी आप भरकर बोली, काश वो मेरे मास्टर होते, कौन नहीं चाहेगा ऐसा पावरफुल और गुड लुकिंग इंसान। वहीं पास में खड़ा लीशान जो उनकी बातें सुन रहा था, भौं चढ़ाकर मन ही मन सोचने लगा, ये तो मैरी के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन वो जो कभी स्लेव थी, डिसाइपल कैसी बन गई। तभी वोंगजिन के साथ चल रही लड़कियों में से एक ने पूछा, ब्रदर वोंग, ब्रदर ली, क्या तुम दोनों 7th पीक से ही नहीं थे, फिर वहां से निकले क्यों। वोंगजिन हंसते हुए बोला कि इस तरह की रूमर्स पर ध्यान न दो, वो एल्डर जिसके बारे में तुम सुन रही हो असल में कोई नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तक कि कोई आवारा कुत्ता भी उसे नहीं पूछेगा। ऐसे इंसान का तो नाम लेना भी बैड लक है। लीशान ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, ब्रदर वोंग जो कह रहे हैं वो सच है। उसी समय थोड़ी दूरी से लिन हान उनकी बातें सुन रहा था और उसके मन में सवाल उठा, तो वो बुजुर्ग जिसे ये लोग गालियां दे रहे हैं सच में ब्रेक थ्रू कर चुका है, यहाँ तक कि एल्डर वोंग भी उसे हरा नहीं पाया। अभी तो वो मौत के कगार पर था और अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, मुझे जरूर पता करना होगा। सीन 7 पीक में शिफ्ट हुआ जहां एल्डर जियो के पास लीडर हैंग का पर्सनल डिसाइपल मिलने आया और उसने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, मैं लीडर हैंग की ओर से संदेश लाया हूं। 100 दिनों में ग्रैंड मार्शल प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें सारे सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स हिस्सा लेंगे। लीडर चाहते हैं कि आप उसकी तैयारी करें। फिर उसने हिचकते हुए कहा, एल्डर जियो, बुरा मत मानना, लेकिन आपने जो डिसाइपल चुनी है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। उसकी एबिलिटीज कमजोर हैं और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट करने लायक है। प्रतियोगिता में वो बुरी तरह पिटेगी। मैरी जो पास खड़ी थी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन एल्डर जियो शांत स्वर में बोले, शायद तुम्हारी आंखों में ही दिक्कत है। अगर तुम मेरी डिसाइपल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो। विजिटर चौंक कर बोला, तो आप कहना क्या चाहते हैं एल्डर। एल्डर जियो ने कामली जवाब दिया, 3 दिन पहले मैरी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी, बिना कल्टीवेशन के, लेकिन 3 दिनों में वो 10 गुना ताकतवर हो गई है। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो भविष्य में तुम भी उसका सामना नहीं कर पाओगे। विजिटर हक्का बक्का रह गया, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 दिन में उसने पोस्ट नेटल रेल्म का पीक हासिल कर लिया। एल्डर जियो ने सिर हिलाया और मैरी को अपनी शक्ति दिखाने को कहा। मैरी ने एनर्जी रिलीज की और विजिटर स्टन रह गया, उसे मानना पड़ा। एल्डर, आप सही कह रहे हैं, उसने सच में सिर्फ 3 दिन में पोस्ट नेटल रेल्म का पीक पा लिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। झाड़ियों से छुपकर देख रहा लिन हान भी शौक में था। एल्डर जियो हल्के मुस्कान के साथ बोले, ये दुनिया अनगिनत पॉसिबिलिटीज से भरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैरी ने शरारती अंदाज में विजिटर को चिढ़ाया और लिन हान मन ही मन बोला, ये तो कभी बेकार थी, इतनी जल्दी पीक तक कैसे पहुंच गई। उसकी क्वालिफिकेशंस भी बहुत खराब थीं, यह असंभव है जब तक कि एल्डर जियो के पास कोई पावरफुल ट्रेजर ना हो। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो वो मुझे हासिल करना ही होगा। उसने मनी मन ठान लिया, लगता है मुझे अपने मास्टर से बात करनी पड़ेगी। सीन 3rd पीक में शिफ्ट हुआ जहां लिन हान ने एल्डर मनु को सब कुछ बताया। मास्टर, एल्डर जियो ने एल्डर वोंग को हराकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली और अपनी डिसाइपल को एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक भी दे दी। मास्टर, आप ताकतवर और बुद्धिमान हैं, मैंने हमेशा माना कि आप इससे ज्यादा रिसोर्सेज डिजर्व करते हैं, लेकिन एल्डर जियो बार बार रिवॉर्ड्स खुद ले लेते हैं जबकि उन्होंने कोई खास काम भी नहीं किया। एल्डर मनु की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपनी योजना पर आगे बढ़ो, अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना लूंगा। लिन हान ने झुककर प्रणाम किया, धन्यवाद मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सीन वापस 7th पीक पर आया जहां एल्डर जियो ने मैरी से पूछा, क्या तुम तैयार हो, आज तुम इनेट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने वाली हो। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो तुम्हारा कल्टीवेशन जबरदस्त रूप से सुधरेगा और जल्दी ही तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी। मैरी को लीडर के उस विजिटर डिसाइपल की अपमानजनक बातें याद आ गईं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। हाँ मास्टर, मैं तैयार हूँ। उसने मन ही मन सोचा, उस एल्डर डिसाइपल किटचन ने मुझे सच में बहुत अंडर एस्टिमेट किया। बस रुको, एक बार जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। इस बीच एल्डर जियो सोच रहे थे, लीडर के प्रभाव में वो किटचिन पूरी तरह बिगड़ गया है, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। उसके इंसल्ट्स की वजह से मैरी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे लिए कोई बुरा नतीजा नहीं है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो इससे भी ऊंचे रेल में ब्रेक थ्रू कर सकती है। ठीक है, चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर शुरू किया। मेरी ने दांत भींच लिए और सोचा, दर्द बहुत ज्यादा है, ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे सह रही हूँ मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है, जैसे मेरे अंदर कुछ क्लेंस हो रहा है। अचानक जाओ के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आपने डिसाइपल को 2 दिन का कल्टीवेशन ट्रांसफर किया है, उसका एप्टीट्यूड 70 पॉइंट्स बढ़ गया है। फीडबैक रिवॉर्ड के तौर पर
आपका कल्टीवेशन दोगुना हो जाएगा। आपको 400 पॉइंट्स की कल्टीवेशन एनर्जी मिलेगी और अर्थ ग्रेड की लो रैंक टेक्निक वाटर स्वॉर्ड टेक्निक अनलॉक होगी। एल्डर जाओ ने संतुष्टि से देखा, हो गया, पानी की तरह बहने वाली ये जेंटल एनर्जी बहुत इनक्रेडिबल महसूस हो रही है। एल्डर जाओ ने चेक किया और कहा, मैं गोल्डन कोर रेलिंग के 6ठे लेवल पर पहुंच गया हूं। मेरी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे अमेजिंग महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने फाउंडेशन रेल में कदम रख दिया है। क्या मैं अब किटचिन से लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग हूँ? एल्डर जाओ ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि तुम उसे हरा सकती हो, और एक बार जब तुम ऐसा कर लोगी तो मैं तुम्हें दूसरे जीनियसेस से मिलवाऊंगा। उनसे लड़ने से तुम्हें और भी स्ट्रांग बनने में मदद मिलेगी। मेरी की आंखें चमक उठी। सीरियसली मास्टर, मैं सच में ये सब कर सकती हूँ? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर से एक डिसाइपल ने आवाज लगाई, एल्डर जाओ, आपका डिसाइपल गंभीर रूप से घायल पाया गया है। वो आपके इलाज के लिए मेडिसिनल वैली में जड़ी बूटियां लेने गया था। कृपया जल्दी आइए। एल्डर जाओ ने भौहें सिकोड़ी। कुछ तो गड़बड़ है, वो जरूर कुछ प्लान कर रहा है। मेरी को भी शक हुआ, मास्टर का भी सिर्फ एक ही डिसाइपल है और वो मैं हूँ, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? एल्डर जाओ ने दरवाजा खोला और वहां लिन हान खड़ा था। एल्डर जाओ ने चिंता दिखाते हुए कहा, हान तुम्हें क्या हुआ? लिन हान, जिसके साथ एल्डर मैनू और एक और डिसाइपल थे, आगे बढ़ा और बोला, मास्टर, मैं आपके इलाज के लिए लाइफ सेविंग ड्रैगन ग्रास लेने मेडिसिनल वैली गया था। प्लीज इसे ले लीजिए, मैं ये आपके लिए लाया हूँ। मेरी चिल्लाई, तुम गद्दार, तुमने थर्ड पीक के साथ हाथ मिला लिया और अब यहाँ वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? मासूम बनने का नाटक करते हुए लिनहान ने जवाब दिया, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने थर्ड पीक सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया ताकि मास्टर को ठीक करने के लिए लाइफ सेविंग ग्रास खोजने में मदद मिल सके, और देखो, मैं सफल हुआ। उसके साथ आई डिसाइपल्स ने उसका बचाव किया। आप लोग अनफेयर हो रहे हैं। ब्रदर हान ने उस ग्रास को इकट्ठा करने में अपनी जान लगभग गंवा दी और अब आप उस पर आरोप लगाए हैं। एल्डर मानू भी आगे बढ़े और बोले, हाँ एल्डर जाओ, लिन हान जो कह रहा है वो सच है। वो 3 दिन तक मेरे सामने झुका रहा, मदद की भीख मांगता रहा। उसकी सिंसियरिटी देखकर मैं भी पिघल गया। मेरी अभी भी गुस्से में थी और चिल्लाई, बस करो ये बकवास, इस कम बैग ने हमें धोखा दिया। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी कि वो एक अच्छा इंसान है। वो बस फिर से सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। एल्डर ने बीच में हस्तक्षेप किया, मेरी, बस बहुत हुआ, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फिर एल्डर जाओ लिनहान की ओर मुड़े और पूछा, तुम पहले ही थर्ड पीक ज्वाइन कर चुके हो तो वापस क्यों आए? क्या तुम 7th पीक पर लौटने की उम्मीद कर रहे हो? लिनहान घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मास्टर, मैंने बहुत गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती आपका सेक्ट छोड़ना थी। मुझे पता है कि अब मुझे आपको मास्टर कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये ड्रैगन ग्रास स्वीकार कर लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाए, एल्डर जाओ तो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें ग्रास की बिल्कुल भी जरूरत है। उनमें से एक ने कहा, यह बहुत शर्म की बात है। ब्रदर लिन ने एक ऐसे मास्टर के लिए इतनी मेहनत की जो उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, और उसका कल्टीवेशन भी बिगड़ गया है। उसे ठीक होने के लिए कम से कम एक 4th ग्रेड युआन पिल की जरूरत होगी। एक और डिसाइपल एल्डर जाओ की ओर मुड़ा और बोला, हमने सुना है कि आपके पास एक 4th ग्रेड युआन पिल है। अगर लिनहान आपकी वजह से घायल हुआ है तो क्या आपको ये उसे नहीं दे देनी चाहिए? दूसरे ने सहमति दी, हाँ ये तो फेयर है। लेकिन लिनहान ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी एल्डर जाओ के दिमाग में एक आइडिया आया। वो थोड़ा लड़खड़ाए और बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ? मेरा शरीर अभी भी कमजोर है। मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए ड्रैगन ग्रास की जरूरत है ना मेरी? मेरी ने नाटक समझ लिया और जवाब दिया, हाँ, मास्टर की हालत गंभीर है। वो तो बस आप सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए ठीक होने का नाटक कर रहे थे। बाकी सबने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा। एक ने बड़बड़ाया, वो बहुत ही खराब एक्टिंग थी। इस पूरे सीन ने मूड ही खराब कर दिया। यहाँ तक कि लिन हान भी दंग रह गया। ये पहले ऐसा नहीं था, ये तो बिल्कुल बेशर्म हो गया है। फिर भी उसने खुद को समझाया, वैसे भी ड्रैगन ग्रास की ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर बदले में मुझे एक 4th ग्रेड युआन पिल मिल जाती है तो ये एक अच्छी डील है। उसने जोर से कहा, मास्टर, अगर आपकी हालत सच में इतनी खराब है तो प्लीज ड्रैगन ग्रास स्वीकार करें। मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। इसे अपने पास रखना बेकार होगा। एल्डर जाओ ने उत्सुकता से ग्रास ले ली और एक संतुष्टि की मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। थैंक यू लिनहान। एल्डर जाओ मेरी की ओर मुड़े और कहा, चूंकि हमें ड्रैगन ग्रास मिल गई है तो चलो दावत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय सिस्टम ने अनाउंस किया, आपने अपनी डिसाइपल को ड्रैगन ग्रास दी है। नतीजतन आपको 5 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। आपके रिवॉर्ड में एक 2nd ग्रेड अर्ब, ड्रैगन ब्लड अर्ब शामिल है। उत्साहित होने का नाटक करते हुए हान चिल्लाया, ये तो अमेजिंग है। मुझे खुशी है कि मैं आखिरकार मास्टर की मदद कर सका। दोनों दर्शक डिसाइपल्स ने कमेंट किया, ब्रदर, तुम सच में कुछ हो। तुमने अपने मास्टर को बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, और उन्होंने तुम्हें कैसे चुकाया? उन्होंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। एल्डर मनु ने आगे कहा, अभी किसी की जान बचाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये डिसाइपल मर रहा है और इस सेक्ट के एल्डर्स होने के नाते हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर तुम्हारे इस व्यवहार की खबर बाहर गई तो कोई भी 7th पीक का डिसाइपल नहीं बनना चाहेगा। तुम अकेले रह जाओगे। एल्डर जाओ ने शांति से जवाब दिया,
तुम सब इतनी जल्दी नतीजों पर क्यों पहुंच रहे हो? हान और मैं कभी मास्टर और डिसाइपल थे। मैं उसे मरते हुए कैसे देख सकता हूं? और वैसे भी तुम लोग सिर्फ एक 4th ग्रेड पिल की बात कर रहे हो। वैसे तो मैं खुद रिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो पिल है वो बहुत हायर लेवल की है। तुम उसे खुद से कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा कि मैं इसे तुम्हारे लिए रिफाइन करने में मदद करूं। इस तरह तुम इसे आसानी से अब्जॉर्ब कर लोगे और तुम्हारा शरीर तनाव से सफर भी नहीं करेगा। एल्डर मनु ने कहा। एल्डर जियाओ, आप सच में बहुत दयालु इंसान हैं। इस बीच हान सोच रहा था, एल्डर जियाओ के पास पहले कई रेयर टेक्निक्स थीं। अगर वो अपने डिसाइपल्स के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और इसका पूरा फायदा उठाना होगा। एल्डर जियाओ फिर हान की ओर मुड़े। तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे, उसके मुकाबले ये पिल तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर एल्डर जियाओ ने एक साइलेंट टेक्निक एक्टिवेट की जिससे हान बोल नहीं पा रहा था। फिर वो हान के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करने लगे। हान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। दोनों दर्शक डिसाइपल्स चिंतित हो गए। एल्डर मनु, ये क्या हो रहा है? आपने कहा था कि कल्टीवेशन होगा, लेकिन ब्रदर हान तो गंभीर मुसीबत में लग रहे हैं। एल्डर मनु ने उन्हें शांत कराया। मेरे प्यारे डिसाइपल्स, पैनिक मत करो। एल्डर जियाओ ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ये बस उन्हीं में से एक है। हान ने बेताबी से सोचा, कोई मुझे स्किल्स नहीं दे रहा और ना ही मेरे कल्टीवेशन में मदद कर रहा है, बल्कि वो मेरे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और मेरी पावर छीन रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि मैं बोल भी नहीं सकता। एल्डर मनु वहीं खड़े हैं, लेकिन मैं मदद के लिए भी नहीं कह सकता। एल्डर मनु ने हान को थम्स अप दिया और फुसफुसाया, तुमने अच्छा किया। कुछ ही पलों बाद हान गिर गया और उसकी हालत साफ तौर पर बिगड़ रही थी। एल्डर जियाओ ने समझाया, मैंने हान को पूरी तरह से हील करने के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया। शायद उसका कल्टीवेशन इस प्रोसेस को सहने के लिए बहुत कमज़ोर था। तुम उसे आराम करने के लिए ले जा सकते हो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं भी पूरी तरह से थक गया हूँ। हान को हील करने में मेरी बहुत एनर्जी लग गई। मैं शायद कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगा। मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। एल्डर मनु ने हंसा। ऑफ कोर्स, आप आराम कीजिए। लेकिन जैसे ही उसने एल्डर जियाओ को जाते हुए देखा, उसने सोचा, मैं टेक्निक तो नहीं देख पाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी पावर बहुत कम हो गई है। वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा। इतना सोचकर एल्डर मनु ने एल्डर जियाओ पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया, लेकिन जियाओ ने आसानी से उस वार को रोक दिया। एल्डर मनु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अभी तुम्हारे एक डिसाइपल को बचाया और तुम जानते हो कि मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूं, फिर भी तुमने मुझ पर हमला किया। एल्डर मनु ने सोचा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, तो फिर ये बास्टर्ड अभी भी इतना पावरफुल कैसे है? इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही जा रही है। एल्डर जियाओ ने जवाबी हमला किया, जिससे मनु हवा में उड़ गया। मनु के डिसाइपल्स अपने मास्टर को बचाने के लिए दौड़े। एल्डर जियाओ ने कहा, चलो कुछ चिकन खाते हैं, मैं थक गया हूं। उन्हें देखकर लिन हान चिल्लाया, तुम बेवकूफ क्या कर रहे हो? एल्डर जियाओ पर हमला करो। एक डिसाइपल ने एक छिपी हुई नीडल निकाली। ये एल्डर मनु का सीक्रेट वेपन है। उन्होंने मुझे ये पूरे विश्वास के साथ दिया था कि मैं ये काम पूरा करूंगा। कोई स्मेल नहीं, कोई निशान नहीं। अगर मैं इसे फेंकता हूं तो एल्डर जियाओ आज किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने वो नीडल फेंकी, एल्डर जियाओ तेजी से उसे डॉज कर गए। उस नीडल में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हुआ मैंने पहले गोल्डन पिल ले ली थी। मेरे सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं अभी तक मर चुका होता। लेकिन अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। दोनों डिसाइपल्स चौंक गए। उसने डॉज कर लिया, कोई बात नहीं, वो बार बार डॉज नहीं कर पाएगा। हम अगली बार उसे मार देंगे। एल्डर जियाओ मैरी की ओर मुड़े। मैंने तुम्हें कॉनलेन स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है, अब उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैरी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़कर हवा में ही हर नीडल को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया, आपके डिसाइपल ने कॉनलेन स्वॉर्ड टेक्निक का पहला फॉर्म सफलतापूर्वक सीख लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको स्पिरिट ड्रैगन आर्मर मिला है, जो एक 4th ग्रेड मिड रैंक वेपन है। एल्डर जियाओ बहुत इंप्रेस्ड हुए। इस लड़की के पास सच में इनने स्वॉर्ड बॉडी है। मैंने उसे कुछ ही दिन पहले ही बेसिक सिखाए थे और उसने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। दोनों हमलावर दंग रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? वो अभी भी इननेट रिल्म में है, फिर भी उसने उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिन्हें एक गोल्डन कोर रेल्म का कल्टीवेटर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे ही लिन हान भागा, वो चिल्लाया, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मैरी गुस्से में उसके पीछे चिल्लाई, लिन हान, तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम हमें मारने के लिए वापस आए। इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें पहली बार माफ कर दिया होता, लेकिन दूसरी बार की गद्दारी के लिए कोई माफी नहीं है। इतना कहकर उसने लिन हान पर एक जानलेवा हमला कर दिया। उस वार ने उसके कल्टीवेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बीच एल्डर मेनू और बचे हुए डिसाइपल्स ने उसे चेतावनी दी, हमसे दूर रहो। एल्डर मेनू ने कहा, अगर तुम मेरे पास दोबारा आए तो सेक्ट मास्टर खुद तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। डिसाइपल्स ने बहस की,
लेकिन हम फाउंडेशन रेल्म में हैं और मास्टर आप गोल्डन कोर रेल्म में हैं। हम इस लड़की से क्यों डरें? एल्डर मेनू ने पलट कर जवाब दिया, क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? हम इस लड़की से नहीं डर रहे हैं, हम इसके पीछे खड़े मॉन्स्टर से डर रहे हैं। वो हम सबको एक पल में खत्म कर सकता है। मैरी एल्डर जाओ की ओर मुड़ी। मास्टर आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, मैं इस कचरे को खुद हैंडल कर लूंगी। एल्डर जाओ ने गंभीरता से जवाब दिया, मैरी हमेशा याद रखना, मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा आसान होती है और अपने दुश्मनों पर दया दिखाने से बेहतर है उन्हें खत्म कर देना। दोनों डिसाइपल्स घबराकर पीछे हटने लगे। हमारे पास मत आना। लेकिन एल्डर जाओ शांति से उनकी ओर बढ़े। क्या हुआ, अब डर लग रहा है? सीन फर्स्ट पीक पर शिफ्ट हुआ। एल्डर मेनू और एल्डर जाओ पहुंचे। दोनों गंभीर दिख रहे थे। एल्डर जाओ ने समूह को संबोधित किया, आज बहुत कुछ गलत हुआ। एल्डर मेनू अपने साथ कई लोगों को लेकर आए, जिसमें मेरा फॉर्मर डिसाइपल लिन हान भी शामिल था। उस गद्दार ने बिना किसी असली वजह से हमें प्रोवोक किया और एक लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी डिसाइपल को बचाने की कोशिश की। इस प्रोसेस में लिन हान मारा गया और दूसरे 2 डिसाइपल्स क्रिपल हो गए। मुझे उम्मीद है कि सेक्ट ये समझेगा और हमें पनिश नहीं करेगा। सेक्ट लीडर जिंगजी ने ठंडाई से जवाब दिया, एल्डर जाओ तुम पहली बार नहीं कर रहे हो। तुमने कुछ दिन पहले वोंग को मारा और अब लिन हान। मैं समझता हूं कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम अपनी मर्जी से लोगों को नहीं मार सकते। अगर ये चलता रहा तो मैं तुम्हारे एक्शंस को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। एल्डर जाओ ने अपना सिर झुका लिया। सेक्ट लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, ऐसा दोबारा नहीं होगा। एल्डर मेनू ने गुस्से से बीच में टोका, सेक्ट लीडर उसने मेरे डिसाइपल्स को मार डाला और आप एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। सब जानते हैं कि आपका एल्डर जाओ के प्रति कितना पक्षपात है। वो बिना किसी कारण के लोगों को मारता हुआ घूमता है और आप उसे बस जाने देते हैं। मैं शांति से उसके पास गया और उसने क्या किया? उसने मेरे डिसाइपल्स को मार डाला और सेक्ट को धोखा दिया। उसने बार बार रूल्स तोड़े, उसे सेक्ट से निकाल देना चाहिए। एल्डर जाओ ने उपहास किया, बकवास मत करो, लिन हान मेरा डिसाइपल नहीं था, वो तुम्हारा था। उसकी जिंदगी या मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम उसे 7th पीक पर लाए ही क्यों थे? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता। और हाँ, तुम अपने साथ इतने सारे आदमी क्यों लाए थे? क्या तुम्हें लगा कि तुम हमारे लीडर को बेवकूफ बना सकते हो? एल्डर मेनू हकलाए, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने कभी नहीं कहा कि लीडर बेवकूफ है। तभी सेक्ट लीडर चिल्लाए, बस करो तुम दोनों, चुप हो जाओ। वो एल्डर मनु की ओर मुड़े, तुमने एक गंभीर गलती की है। तुमने जानबूझकर एल्डर जाओ को प्रोवोक किया, इस उम्मीद में कि वो सेक्ट के रूल्स के तहत जवाबी कार्रवाई करेगा। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। एल्डर मनु चिल्लाया, तो उसे भी सजा दो, उसे आजाद मत जाने दो। सेक्ट लीडर ने घोषणा की, ये मामला यही खत्म होता है। एल्डर मनु को 3 महीने तक स्टोन गेजिंग की सजा दी जाती है। उसे एक बार भी अपना सिर घुमाने की इजाजत नहीं होगी, यही तुम्हारी सजा है। एल्डर्स ने धन्यवाद में सिर झुकाया। कुछ ही पलों बाद गार्ड्स एल्डर मनु को ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, एल्डर मनु ने धीरे से कहा, जियो युआन, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। सीन 7th पीक के ट्रेनिंग रूम में शिफ्ट हुआ। मैरी चुपचाप प्रैक्टिस कर रही थी जब एल्डर जाओ अंदर आए। उन्होंने धीरे से पूछा, मैरी तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? उसने ऊपर देखा, उनकी हालत जांचते हुए, मास्टर क्या सेक्ट लीडर ने आपको डांटा? मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी गलती थी। मैं ही थी जो लिन हान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ। कृपया मेरे एक्शंस का कोई ब्लेम ना ले। एल्डर जाओ मुस्कुराए, तुम बिना वजह चिंता कर रही हो। जब तक मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, कोई तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकता। ये मेरा इटर्नल प्रॉमिस है। और ये याद रखना, अगर कोई भी तुम्हें ऑफेंड करता है, चाहे वो कोई देवता हो या सम्राट, तुम्हारा मास्टर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आंसुओं से भीगकर मैरी घुटनों के बल बैठ गई और फुसफुसाई, थैंक यू मास्टर। एल्डर जाओ मुस्कुराए और कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है मैरी, तुम मुझे हमेशा कुछ भी बता सकती हो। वो झिझकी, फिर बोली, मास्टर मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपाया है। मेरा असली नाम मैरी नहीं लिन जी है। मैं साउथ वेस्ट रीजन के शासकों लिन फैमिली की बेटी हूँ। एल्डर जाओ चौंक गए, तुम साउथ वेस्ट की लिन फैमिली से हो? वो तो सबसे पावरफुल क्लान्स में से एक है। उनके दिमाग में 10 साल पहले की वो त्रासदी याद आ गई जब पूरी लिन फैमिली को रातों रात मार दिया गया था। मैरी ने फिर अपना अतीत बताना शुरू किया। उसने कहा कि 10 साल पहले उसके परिवार को रेयर पावरफुल स्टोन से भरी एक माइन मिली थी। ये स्टोन्स कल्टीवेशन को काफी बढ़ा सकते थे और इनके साथ उनका परिवार होंगमैन सेक्ट को भी टक्कर दे सकता था। उसके पिता, जो उस समय फैमिली हेड थे, उन्होंने सबको इसे सीक्रेट रखने का आदेश दिया था। अगर खबर बाहर निकलती तो दूसरे सेक्ट्स उस माइन के लिए उन पर हमला कर देते। मेरे परिवार में सब लॉयल थे सिवाय एक आदमी के, मेरे अंकल। लालच और जलन में उन्होंने लो यून सेक्ट को माइन के बारे में जानकारी बेच दी, ये मानते हुए कि उनका परिवार उन्हें उनका हक नहीं दे रहा था। उस धोखे के कारण लो यून सेक्ट ने एक रात सरप्राइज अटैक किया और पूरी लिन फैमिली का सफाया कर दिया। मैंने अपने सामने सबको मरते देखा, लगभग 100 लाशें, सबके मेरे अपने थे। मेरे पिता मुझे बचाते हुए मारे गए और उनकी वजह से मैं भाग सकी।
की। लेकिन मेरा भागना मेरे दुखों का अंत नहीं था। मैं डाकुओं के एक समूह से टकराई जिन्होंने मुझसे सब कुछ लूट लिया और मुझे गुलामी में बेच दिया। और तभी आप आए मास्टर, आपने मुझे बचाया। अगर आप ना होते तो मैं आज भी कहीं स्लेव होती। ये सुनकर एल्डर जाओ अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि उसने इतना कुछ सहा है, और पूछा कि उसने ये सब कभी उनके साथ शेयर क्यों नहीं किया। अब मैं ट्रेटर्स के प्रति तुम्हारी नफरत को समझता हूँ, क्योंकि एक ही ट्रेटर ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने उसे अब और चिंता नहीं करने के लिए कहा और उसे कहीं पहाड़ के बेस पर ले जाने का वादा किया। मैरी कंफ्यूज थी। पहाड़ के बेस पर क्यों? एल्डर जाओ मुस्कुराए और बोले कि जब उसने उनसे मास्टर बनने की भीख मांगी थी तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो दया का बदला चुकाए और उसके साथ गलत करने वालों से बदला ले। उन्होंने खुलासा किया कि उसके परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लॉ यून सेक्ट के सदस्य थे। अब उन्हें कीमत चुकाने का समय आ गया है। मैं पर्सनली उन्हें डिस्ट्रॉय करूंगा। सीन शिफ्ट हुआ। लो यून सिटी के जंगल के बाहरी इलाके में लाशों के ढेर के बीच दो बच्चे बड़ी मुश्किल से जिंदा थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम बायलॉ था दांत पीसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। तुमने पैसों के लिए अपने लोगों की बलि दे दी। तुमने उन्हें मरने दिया ताकि हमारी एनर्जी खत्म हो जाए। तुम जैसा कमीना ही इतना घिनौना काम कर सकता है। उनके सामने खड़ा आदमी सन एंड मून घोष सेक्टर था और उसका नाम जांगी था। वो हंसा और बोला, तो तुम एल्डर जू के डिसाइपल्स हो। इम्प्रेसिव। तुमने मेरे सारे आदमियों को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। तुम्हारी डुअल स्वॉर्ड टेक्निक्स असाधारण है, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं हरा सकते। इतना कहकर जांगी ने उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। बायलॉ और उसकी साथी किंग्समैन अटैक के लिए तैयार हो गए, लेकिन अचानक पीछे से एक हमला जांगी को लगा। जांगी दहाड़ा, किसकी हिम्मत हुई मुझ पर पीछे से हमला करने की? तभी मैरी आगे आई और बोली, मास्टर मुझसे गड़बड़ हो गई। एल्डर स्क्वाड ने उसे डांटा, मैंने तुमसे फोकस करने को कहा था, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत खराब है। तुम्हारी वजह से हमारा दुश्मन लगभग भाग ही गया था। जांगी ने उसे घूर कर देखा। छोटी बच्ची, मुझे परेशान करने की इसकी कीमत तू कैसे चुकाएगी? लेकिन मैरी डरी नहीं। उसने गुस्से में आगे बढ़कर चेतावनी दी, बूढ़े आदमी जबान संभाल के बात कर। मैं इतनी छोटी हूं कि तेरी बेटी की उम्र की हूं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, जैंग ई ने उस पर हमला कर दिया। उसने इतनी जोर से मारा कि वो पीछे की ओर जा गिरी। तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो। अपने मास्टर के पास वापस भाग जाओ, वही तुम्हारी सही जगह है। यहाँ तक कि बाई लो और किंग श्वान भी चिल्लाए, सावधान रहो। लेकिन मैरी अपनी जगह पर खड़ी रही। तुम एक कचरा हो और मेरे मास्टर को तुम पर अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। उसने अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा वार जैंग ई को लगा। कुछ ही पलों में वो हारकर जमीन पर पड़ा था। मैरी बोली, मास्टर मैं एक स्टोरेज बैग लाई हूँ। अंदर कुछ कीमती नहीं है, बस कुछ स्पेशल स्टोन्स हैं। एल्डर जॉ ने जवाब दिया, जो भी है उसे रख लो। इसमें से कुछ भी मेरे काम का नहीं है। बाइलो और किंग श्वान आगे बढ़े और झुके। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगमैन सेक्ट के पीक से एल्डर जू के डिसाइपल्स हैं। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? जाओ मुस्कुराए, तो तुम एल्डर जू के डिसाइपल्स हो? मैं 7th पीक का जाओ युवान हूं और यह है मेरी डिसाइपल मैरी। वो दोनों हैरान रह गए। आप एल्डर जाओ हैं? आपसे मिलना सच में एक सम्मान की बात है। एल्डर जाओ ने उन्हें इतना फॉर्मल ना होने को कहा। वो पहले से ही जानते थे कि वो वहां क्या कर रहे हैं, और उन्होंने याद दिलाया कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि सन एंड मून सेक्ट उनके पीछे क्यों पड़ा था। क्या उन्होंने उन्हें किसी तरह से नाराज किया था? बाइलो ने समझाया कि सन एंड मून सेक्ट हमेशा से उनके होंगमैन सेक्ट के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। उस सेक्ट के एल्डर्स को उन्हें तंग करने में मजा आता था। उसने बताया कि उन पर एक दुर्लभ पौधे, एक ओल्ड लो ग्रेड 1000 ईयर हार्टलेस ग्रास की वजह से हमला हुआ था। ये एक कीमती मटेरियल था और इसी वजह से वे उनके पीछे पड़े थे। मेरे मास्टर ने हमेशा सिखाया है कि हमें दया का बदला चुकाना चाहिए और अपने दुश्मनों से बदला लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। एल्डर जॉ, आपने हमारी जान बचाई है, प्लीज ये ग्रास स्वीकार करें। एल्डर जॉ ने जवाब दिया कि वो वाकई एल्डर जू के योग्य डिसाइपल हैं। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। उन्होंने पौधा स्वीकार किया और वादा किया कि वो इसका इस्तेमाल कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बनाने के लिए करेंगे, जिसे वो उनके साथ भी शेयर करेंगे। दोनों डिसाइपल्स ने आभार में सिर झुकाया, लेकिन एल्डर जॉ ने उन्हें धन्यवाद देने से मना कर दिया क्योंकि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी वो अचानक सीरियस हो गए और बोले, कोई अभी भी हमें देख रहा है और जो कोई भी हम पर जासूसी कर रहा है उसे मरना होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पीछे एक पेड़ को काट दिया, जिसके पीछे से दो छिपे हुए लोग सामने आए। बाइलो और किंग श्वान चौंक गए। उन्होंने तो उन दोनों को महसूस तक नहीं किया था। छिपे हुए लोग आगे बढ़े। उनमें एक गोल्डन कोर रियल्म के 4थे लेवल का एक बंदा था जिसका नाम किंग यानजी था। दूसरी एक विमेन थी जिसका नाम बाई यानजी था, जो 3रे लेवल पर थी। किंग यानजी ने मजाक उड़ाया, तुमने मेरे डिसाइपल्स को मारने की हिम्मत की? किस्मत से हम पास में ही थे, वरना तुम बचकर निकल जाते। एल्डर जाओ ने उन्हें पहचान लिया। तो तुम दोनों सन एंड मून सेक्ट के बदनाम ड्यूअल एल्डर्स हो। मैंने तुम्हारी सोल टेक्निक्स के बारे में सुना है, काफी मशहूर हैं।
लोग तुम्हें यिन यांग एल्डर्स कहते हैं। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और घोषणा की, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन चाहे जो भी हो, कुछ ही सेकंड्स में तुम दोनों मेरे पैरों में घुटने टेक रहे होगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये दोनों उनसे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। बाहर आने से पहले उन्होंने अपनी असली ऑरा छिपा ली थी ताकि वे लापरवाही से उन पर हमला करें। किंग एनजी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानते हो और फिर भी लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। चलो देखते हैं कि तुम किस चीज के बने हो लड़के। इतना कहकर उसने अपना हमला शुरू कर दिया। एल्डर जियाओ ने आसानी से उसे ब्लॉक कर दिया। किंग एनजी ने अपना चेन वेपन उठाया और घमंड से बोला, इस चेन ने हजारों लोगों का खून चखा है, यहाँ तक कि नैनसेंट सोल कल्टीवेटर्स भी राख हो जाते हैं अगर ये उन्हें छू जाए। तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। लेकिन एल्डर जियाओ मन ही मन मुस्कुराए। इस बेवकूफ ने अभी अभी अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया, मुझे बस चेन को छूना नहीं है। अचानक भयानक कंकाल जैसे हाथ निकले और उन्होंने एल्डर जियाओ को पकड़ लिया। बाई एनजी एक हथौड़ा लेकर आगे बढ़ी जिसमें हजारों फंसी हुई आत्माएं थीं। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। एल्डर जियाओ हंसे, तुम दोनों को अपने शिकार पर एक साथ हमला करना वाकई बहुत पसंद है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन इंप्रेसिव है। बाई एनजी ने गुस्से से कहा, जो कहना है कह लो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। जैसे ही एल्डर जियाओ संघर्ष कर रहे थे, देख रहे डिसाइपल्स घबराने लगे। मैरी चिल्लाई, मास्टर सावधान। अपनी शक्ति को बुलाते हुए एल्डर जियाओ ने एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। बाई यानजी लड़खड़ाकर पीछे हट गई। वो सच में मेरी पकड़ से बच निकला। किंग यानजी ने गुस्से से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या तरकीबें इस्तेमाल करता है, वो आज हमसे बचकर नहीं जाएगा। एल्डर जियाओ की तलवार अविश्वसनीय ताकत के साथ किंग यानजी की ओर बढ़ रही थी। किंग यानजी पूरी तरह से बच नहीं सका और उसे चोट लग गई। बाई यानजी हाफने लगी। ये तलवार इतनी पावरफुल कैसे है? ये तो सिर्फ एक स्पिरिट वेपन है। मैरी ने इशारा किया और चिल्लाई, मास्टर देखो, वो लड़की भाग रही है। बाई यानजी डर के मारे पीछे हट रही थी। उसके विचार दौड़ रहे थे, इस लड़के की टेक्निक्स नॉर्मल नहीं है। यहां तक कि टॉप लेवल एक्सपर्ट्स भी ऐसी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक नैनसेंट सोल कल्टीवेटर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वो भयानक है। लेकिन एल्डर जियाओ उसे भागने नहीं देने वाले थे। वो चिल्लाए, भागने की कोशिश कर रही हो, तुम नहीं बचोगी। उन्होंने एक और हमला किया, लेकिन बाई यानजे ने खुद को बचाने के लिए अपना फॉर्मेशन बैरियर एक्टिवेट कर लिया। वो अपनी आत्माओं की ओर चिल्लाई, मेरी रक्षा करो। इस बीच एल्डर जियाओ स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। उसके फॉर्मेशन में सभी स्केलेटन्स को आत्माओं का उपयोग करके बांधा गया था। अगर वो उस फॉर्मेशन को तोड़ पाते तो आत्माएं आज़ाद हो जाती और उसी के खिलाफ हो जाती। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही फॉर्मेशन टूटा, सारे स्केलेटन्स आज़ाद हो गए। वो गुस्से में बाई यानजी की ओर मुड़ गए। वो घबरा गई। तुम सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा दुश्मन वो है। लेकिन मरे हुए लोगों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उस पर हमला कर दिया, काटते और फाड़ते। कुछ ही पलों में सभी स्केलेटन्स ने बाई यानजी को चीर कर रख दिया। एल्डर जियाओ ने कहा कि यहाँ फंसी आत्माएं 1000 साल से बंधी हुई थीं और अब वो आखिरकार आज़ाद हो गईं। किंग शुआन और बाई लो निशब्द रह गए। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा है। एल्डर जियाओ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। उन्होंने सन एंड मून सेक्ट के 2 हाई लेवल एल्डर्स को सिर्फ 2 चालों में हरा दिया। वो सोचने लगे, क्या एल्डर जियाओ पहले से ही नैनसेंट सोल रेल में है? हमारे मास्टर के पास भी इस तरह की ताकत नहीं है। मैरी दौड़ कर आई और रिपोर्ट किया, मास्टर जैसा कि आपने कहा, मैंने दोनों को लूट लिया। मैंने उनके पास जो कुछ भी था सब ले लिया है। एल्डर जियाओ ने उसकी प्रशंसा की, बहुत बढ़िया, तुम एक सच्ची डिसाइपल बन रही हो, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल। तुम पहले बहुत पैनिक करती थी। तुम जैंग यी का स्टोरेज बैग रख सकती हो, लेकिन बाकी अभी के लिए मुझे दे दो। इसमें से ज्यादातर चीजें अभी तुम्हारे काम नहीं आएंगी। बाई और किंग दंग रह गए। एल्डर जियाओ कितने दयालु इंसान हैं। उन्होंने अपने लिए एक भी चीज रखे बिना सब कुछ अपनी डिसाइपल को दे दिया। मैरी ने एक अंगूठी की जांच की और कहा, मास्टर इसके अंदर 1000 स्पेशल स्टोन्स हैं और बहुत सारे एलेक्सर्स भी। क्या मैं इन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? एल्डर जियाओ ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें दिए हैं, इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना। फिर एल्डर जियाओ ने अपने रिवॉर्ड्स चेक किए। सिस्टम ने उन्हें सूचित किया, आपने मैरी को 6872 स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं, जिनमें से 4600 मीडियम ग्रेड और 36 टॉप ग्रेड हैं। आपको रिवॉर्ड्स के तौर पर कई रेयर पिल्स भी मिली हैं। एक 4th लेवल इमोर्टल नरिशिंग पिल, एक 15000 क्यूबिक मीटर का स्पेशल स्टोरेज रिंग, एक 5000 साल पुरानी हार्टलेस ग्रास और 2000 टॉप ग्रेड स्पेशल स्टोन्स। एल्डर जियाओ ने समझाया, स्टोन्स की 4 ग्रेड होते हैं, लो, अपर, मिडल और एब्सोल्यूट। मुझे अभी अभी 2 एब्सोल्यूट ग्रेड स्टोन्स मिले हैं। ये 2 बिलियन लो ग्रेड स्टोन्स के बराबर है। इनक्रेडिबल, एक ही बार में अमीर बनना बहुत अमेजिंग लगता है। इस बीच मैरी अपने नए स्टोरेज बैग्स दिखाते हुए बोली, मेरे पास अब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी। क्या मैं इन्हें बाई और क्विंग शुआन को दे सकती हूँ?
शायद ये उनके काम आ जाए। दोनों डिसाइपल्स हैरान रह गए। ये तो बहुत महंगे हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि स्टोरेज बैग्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल कल्टीवेटर्स तो एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एल्डर जाओ ने दृढ़ता से कहा, मैंने ये तुम्हें पहले ही दे दिए हैं, अब तुम इनका जो चाहे करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक मुस्कान के साथ मैरी ने स्टोरेज बैग्स उन दोनों को दे दिए, जो इतने भावुक हो गए कि रोने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा। दोनों मन ही मन सोचने लगे, एल्डर जाओ और सीनियर सिस्टर मैरी अमेजिंग है। काश हमारे भी उनके जैसे मास्टर होते, इतने पावरफुल, इतने जेनरस और इतनी ब्यूटीफुल। उन्हें सेकंड पीक में शामिल होने का पछतावा होने लगा। काश हमने भी 7th पीक ज्वाइन किया होता। बाद में एल्डर जाओ और मैरी लुओ यून सिटी के एल्केमी रूम में पहुंचे। मैरी ने पूछा, मास्टर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर जाओ ने जवाब दिया, हमें वो 1000 ईयर हार्टलेस ग्रास मिली है। मैं उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स में रिफाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी मेडिसिन बनाने से पहले उसे ठीक से रिफाइन करना होगा। एक बार ये हो जाए तो हम लुओ यून सेक्ट की ओर जाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, पास में खड़ी एक लड़की जिसका नाम सुमू हान था, उसने उनकी बातें सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगी, ये आदमी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को रिफाइन करने की बात कर रहा है। ऐसा करने के लिए कम से कम गोल्डन कोर रेल में होना जरूरी है, लेकिन ये तो बहुत यंग दिखता है। क्या ये सच में एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर है? अगर हाँ तो ये इंप्रेसिव है। एल्डर जाओ ने रिफाइनिंग शुरू की, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। मैरी ने घबराकर पूछा, मास्टर क्या आपको सच में पिल्स रिफाइन करना आता है? एल्डर जाओ ने स्वीकार किया, मैंने कभी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को रिफाइन करना नहीं सीखा। तभी सुमुहान हंसते हुए उनके पास आई। यंग मास्टर, मैं आपकी मदद करती हूँ। इस पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत प्रिसाइज एनर्जी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और आप पहले ही स्टेज में फेल हो गए। आसपास खड़े लोग फुसफुसाए, मिस सू उन्हें फ्री में सिखा रही हैं, वो कितना लकी है। एल्डर झाओ ने उसे ध्यान से देखा। ये वुमेन एक सेकेंड लेवल एल्केमिस्ट है, उन्होंने सोचा। मिस सू, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मैं आपको कॉम्पनसेट करूंगा, जो भी मार्केट प्राइस है मैं आपको डबल दूंगा। सुमुहान बस मुस्कुराई और पिल को रिफाइन करने लगी। इस प्रोसेस से कमरा पावरफुल एनर्जी से भर गया। कुछ ही पलों बाद उसने कहा, हो गया। एल्डर झाओ ने पिल स्वीकार की और उसे रिवॉर्ड की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपकी फ्री में मदद की। तभी कुछ लोग उनके पास से चिल्लाते हुए गुजरे, सेकंड फ्लोर पर चलो, ऑक्शन शुरू हो गया है, वहां एक अर्थ ग्रेड स्वॉर्ड की बोली लग रही है। सुमुहन ने कहा, मैं वहीं जा रही हूं, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैंने सच में आपकी फ्री में मदद की। एल्डर झाओ ने उसे देखते हुए सोचा, तो एक ऑक्शन चल रहा है जिसमें एक अर्थ ग्रेड स्वॉर्ड मिल रही है। उन्होंने मैरी की ओर देखा, उसके पास अभी तक अच्छा वेपन नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं उसे एक दिलाऊं, और क्या पता ऑक्शन में और भी खजाने हों जो मैं उसके लिए खरीद सकूं। वो और स्ट्रॉन्गर होगी और मुझे भी फायदा होगा। एल्डर झाओ मैरी की ओर मुड़े, क्या तुम ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहोगी? मैरी मुस्कुराई और बोली, ये तो मजेदार लग रहा है। वे टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के सेकंड फ्लोर पर गए, जहां ऑक्शन पहले से ही चल रहा था। होस्ट ने घोषणा की, अगली चीज है एक 1000 साल पुराना आयरन वेब, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी कोर जोड़ने के बाद ये एक पावरफुल लोअर टियर मिस्टिकल वेपन बन जाता है। शुरुआती बोली 30,000 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स। उत्साहित होकर मैरी खड़ी हो गई और बोली, मैं 1,00,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स की बोली लगाती हूँ। कमरे में हैरानी भरी आह गूंजी। कई कल्टीवेटर्स बड़बड़ाए, ये मास्टर डिसाइपल कहाँ से आए हैं? इन्होंने अब तक हर एक आइटम खरीद लिया है, हम एक भी बोली नहीं जीत पाए हैं। दूसरे ने कहा, वे बेसिक चीज़ों के लिए भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हम उनकी बोलियों का मुकाबला नहीं कर सकते, वे जरूर बहुत अमीर होंगे। इस बीच सुमुहान भीड़ में से देख रही थी और वो साफ तौर पर स्ट्रेस लग रही थी। होस्ट ने अगली चीज पेश की, ये एक हाई ग्रेड ट्रेजर है जिसे कोर फायर लोटस के नाम से जाना जाता है। इसकी क्वालिटी असाधारण है। शुरुआती कीमत 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स। सुमुहान का चेहरा गंभीर हो गया, मुझे वो लोटस हर हाल में चाहिए, मैं यहाँ इसी वजह से आई हूँ। तभी मैरी फिर से खड़ी हो गई और चिल्लाई, मैं 2 मिलियन दूंगी। सुमुहान का दिल डूब गया, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मैं कैसे कम्पीट कर सकती हूँ। कमरे में दूसरे लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये एक अच्छी चीज है जरूर, लेकिन इतनी भी स्पेशल नहीं है। ये लोग कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं कि कोई और कुछ खरीद ही नहीं पा रहा है। बोली खत्म हुई और ऑक्शनियर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोर फायर लोटस फ्रंट रो में बैठी यंग लेडी को जाता है। मैरी बहुत खुश लग रही थी, ये ब्यूटीफुल है। सुमुहान को एहसास हुआ कि जिन्होंने अभी लोटस खरीदा है वे वही लोग हैं जिन्होंने उनकी एल्केमी रूम में मदद की थी। क्या मुझे जाकर उनसे लोटस मांगना चाहिए? क्या वो मुझे देंगे भी? वे धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैरी ने उसे देखा और कहा, अरे ये तो वही लेडी नहीं है जिसने हमें पिल रिफाइन करने में मदद की थी। सुमुहान ने सम्मान से सिर झुकाया, यंग मास्टर, मेरा नाम सुमुहान है। मेरे पिता कभी एक पावरफुल कल्टीवेटर थे, लेकिन कल्टीवेशन के दौरान एक गलती से उनका दांटियान डिस्ट्रॉय हो गया। उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका कोर फायर लोटस है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मैं आपको इसके लिए पैसे दूंगी।
अगर आप लूटस दे देंगी तो मैं आपकी दया चुकाने के लिए कुछ भी करूंगी। आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी, बस कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। मैरी एल्डर झाओ की ओर मुड़ी और धीरे से पूछा, मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? अचानक सिस्टम ने संकेत दिया, होस्ट ने कोर फायर लोटस अपनी डिसाइपल को दिया है। परिणाम स्वरूप होस्ट को 5 गुना रिवॉर्ड मिलता है। होस्ट को एक 5th ग्रेड कोर फायर लोटस प्राप्त हुआ है। एल्डर झाओ मुस्कुराए और बोले, मेरी प्यारी डिसाइपल, मैंने तुम्हें वो लोटस एक गिफ्ट के रूप में दिया था, अब वो तुम्हारा है। तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे गिफ्ट कर सकती हो। मेरी गर्मजोशी से मुस्कुराई, मास्टर आप सच में सबसे अच्छे हैं। वो सुमोहान की ओर मुड़ी, ऑफ कोर्स मैं अपनी बहन की मदद करूंगी। तभी एक कोड़े का हमला उनकी ओर आया। मैरी ने उसे ब्लॉक किया और चिल्लाई, किसकी हिम्मत हुई हम पर हमला करने की? भीड़ में हलचल मच गई। क्या लड़ाई होने वाली है? ऊपर के प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी ने कहा, मेरे यंग मास्टर को वो कोर फायर लूटस चाहिए। वो इसके लिए 3 मिलियन देने को तैयार है। इसे अभी हमें दे दो। भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। 3 मिलियन? ये तो पागलपन है। जिस आदमी ने ऑफर दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वोंग रोंग था, लुआन सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा। वोंग रोंग घमंड से खड़ा हुआ और बोला, इतनी खूबसूरत लेडी के लिए 3 मिलियन कुछ भी नहीं है। मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। सुमहान का चेहरा चिंतित हो गया। फिर से ये कमीना। मैरी की आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक कोने में कुछ आदमी फुसफुसा रहे थे, क्या वो सिटी लॉर्ड का बेटा नहीं है? वो फिर से सुमोहान को परेशान करने आया है? हाँ, जब से वो अपने परिवार की हेड बनी है ये बास्टर्ड उसे परेशान कर रहा है। मुझे सुमोहान के लिए बुरा लगता है। वो इतनी दयालु और मासूम लड़की है, लेकिन ये बदमाश उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो सिटी लॉर्ड का बेटा है। घमंडी नौकर चिल्लाता रहा, अरे आम लोगों, क्या तुम सुन नहीं सकते? मेरे यंग मास्टर तुमसे वो लोटस खरीदना चाहते हैं। तुम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो? मैरी आगे बढ़ी और सख्ती से कहा, तो तुम इसे खरीदना चाहते हो? वेल, हम बेचना नहीं चाहते। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितना ऑफर कर रहे हो। अपना बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ से निकल जाओ। सुमोहान ने जल्दी से बीच में आकर आग्रह किया, मिस, कृपया इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आपको इस आदमी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। मैंने एक बार यही गलती की थी। एल्डर झाओ ने सुमोहान को देखा और पूछा, मिस सुमोहान, ऐसा लगता है कि आप इस आदमी को काफी अच्छे से जानती हैं। तुम दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? उसने समझाया, वो इस शहर के सिटी लॉर्ड का बेटा है। लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। वो एक बार मेरे घर आया और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने उसके मुंह पर ही मना कर दिया। तब से वो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। फिर उसने झुककर कहा, मैं आपको इस झमेले में घसीटने के लिए बहुत माफी चाहती हूँ। कृपया ये 50,000 स्पिरिट स्टोन्स कंपेंसेशन के तौर पर स्वीकार करें और मुझे जाने दें। एल्डर झाओ ने मन ही मन सोचा, उसने जो कुछ भी किया है अपने पिता के लिए किया है, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के बेटे के सामने भी। वो पैनिक नहीं करती और इतनी कम उम्र में वो एक 2nd लेवल अल्केमिस्ट है। वो मेरी डिसाइपल बनने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकती है। एल्डर झाओ ने जोर से कहा, मिस सू, मत जाइए। मैं आपको फायर लोटस दे सकता हूँ। मैं सिटी लॉर्ड के बेटे के साथ आपकी परेशानियों से निपटने में भी आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चौंककर सुमोहान ने पूछा, कैसी शर्त? वो मुस्कुराए, तुम्हें मेरी डिसाइपल बनना होगा। राहत और खुशी से सुमोहान ने उत्सुकता से सिर हिलाया, आज से मैं आपकी डिसाइपल बनूंगी। मैं अपने पिता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये एक छोटी सी कीमत है। मास्टर, कृपया एक डिसाइपल के रूप में मेरा फॉर्मल ग्रीटिंग स्वीकार करें। एल्डर झाओ गर्व से मुस्कुराए, तुम एक योग्य डिसाइपल हो। अब से तुम मेरी दूसरी सच्ची डिसाइपल हो। खड़ी हो जाओ, हमें बहुत काम करना है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको हार्ट ऑफ एल्केमी टैलेंट वाली एक नई डिसाइपल मिली है। ये ह्यूमन लेवल हार्ट ऑफ एल्केमी पिल बनाने की एफिशिएंसी को 30% बढ़ाती है और रिवॉर्ड्स को दोगुना करती है। हालांकि होस्ट को दिया गया टैलेंट अर्थ लेवल का है, जिसमें 70% सक्सेस रेट है। नई डिसाइपल की सभी डिटेल्स अब उपलब्ध है। सिस्टम डेटा में दिखा, नाम सुमोहान, ग्रहण शक्ति 60, योग्यता 50, विशेष प्रतिभा, ह्यूमन लेवल हार्ट ऑफ एल्केमी, सुधार के लिए 3rd लेवल एलिक्सिर की आवश्यकता है। एल्डर झाओ ने डेटा देखा, उसका एटीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन मैरी की तरह ही एवरेज है। मुझे उसे एक पर्सनल अपग्रेड पाथ देना होगा। वो मैरी की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़े, तुम जानती हो क्या करना है ना? मैरी मुस्कुराई, हाँ मास्टर, मुझे बस कुछ जंगली कुत्तों से निपटना है। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और हमला करने के लिए चिल्लाई। एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए हंसा, तुम लोग वाकई बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हें आज इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो खत्म करता, मैरी ने एक जोरदार किक मारी, जिससे वो एक ही वार में दीवार से जा टकराया। यहाँ तक कि वोंग रोंग, सिटी लॉर्ड का बेटा, भी साफ तौर पर हिल गया था। मैरी ने उसे घूर कर देखा, मुझे तुम जैसे कमीनों से नफरत है। वोंग रोंग हकलाया,
मुझे मारने की सोचना भी मत। मेरे पिता सिटी लॉर्ड हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैरी ने ठंडाई से जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। डरे हुए वोंग रोंग चिल्लाया, नेमलेस, मेरी मदद करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पिता तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी नेमलेस प्रकट हुआ और मैरी के हमले को रोक दिया। मैरी ने उसे ध्यान से देखा, वो मजबूत लग रहा था। एल्डर ज्याओ दूर से देख रहे थे, वो अकेले उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। वोंग रोंग रबरा के हंसा, अब सारी हिम्मत कहाँ गई? नेमलेस, कृपया मेरी मदद करो, वो मुझे परेशान कर रही थी, उसे और उसके मास्टर को सबक सिखाओ। नेमलेस ने शांति से जवाब दिया, मास्टर, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं जिसे केवल आपकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। अगर ये एक पर्सनल लड़ाई बन जाती है तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपको इसे खुद हैंडल करना होगा। मैं किराए का लड़ाका नहीं हूं। अचानक ऑक्शन का होस्ट आ गया, अपने साथ गार्ड्स का एक समूह लेकर वो चिल्लाया, ये कोई बैटल अरीना नहीं है, ये एक ऑक्शन हॉल है, तुम्हें यहाँ परेशानी पैदा करने की इजाजत नहीं है। गार्ड्स ने एल्डर ज्याओ, मैरी और वोंग रोंग को घेर लिया। एक गार्ड ने घोषणा की, टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के अंदर किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं है। अगर तुम लड़ने पर जोर देते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी निकल जाओ, हम उपद्रवी मेहमानों का स्वागत नहीं करते। वोंग रिंग जाने के लिए मुड़ा, बड़बड़ाते हुए, समझ लो कि तुम इस बार बच गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें लुआन सिटी के अंदर दोबारा देखता हूं तो तुम खत्म हो। मैरी गुस्से से जल रही थी। एल्डर ज्याओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैरी, अभी के लिए शांत हो जाओ, हमें इस जगह से निकलना होगा। मैरी ने विरोध किया, लेकिन वो आदमी एक नंबर का कमीना है, वो ऐसे ही नहीं जा सकता। एल्डर ज्याओ ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, किसने कहा कि वो बच रहा है? वो नहीं बचेगा। इसी बीच हॉल के बाहर वोंग रोंग के एक गार्ड ने पूछा, मास्टर, क्या हम सच में उन्हें जाने दे रहे हैं? वोंग रोंग गुर्राया, वो बचकर नहीं जा रहे हैं। हम अभी टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के अंदर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। वोंग रोंग ठंडाई से हंसा और बोला, हम इस आदमी को मारकर उसकी लाश सिटी गेट पर लटका देंगे। इस तरह से कोई भी हमें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जहां तक उन दो लड़कियों की बात है, वेल, वो बहुत खूबसूरत हैं, जब वे हमारे हाथ लगेंगी तो हम उनके साथ बहुत मजे करेंगे। उसके एक आदमी ने घबराकर इधर उधर देखा, मास्टर, वे बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या वे भाग गए होंगे? तभी हम देखते हैं कि एल्डर ज्याओ एक तरफ छिपे हुए हैं। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने एक शक्तिशाली स्वॉर्ड अटैक किया। नेमलेस ने इसे महसूस किया और अपनी तलवार से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार टूट गई और हमला सीधे वोंग रोंग की गर्दन पर लगा, जिससे वो मौके पर ही मारा गया। गार्ड्स गुस्से से चिल्लाए, तुम बास्टर्ड, तुमने हमारे यंग मास्टर को टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स के ठीक बाहर मार डाला, तुमने एक पवित्र नियम तोड़ा है। एल्डर ज्याओ ने शांति से जवाब दिया, मैं बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। मैंने हमला करने से पहले तुम्हारे टावर से बाहर आने का इंतजार किया। मैंने टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स का कोई नियम नहीं तोड़ा है। एक गार्ड ने कहा, हम तुम्हें शहर से जिंदा नहीं जाने देंगे। नेमलेस आगे बढ़ा, अपनी तलवार छोड़ते हुए। वो आदमी भले ही मूर्ख और अजीब था, लेकिन मुझे एक बॉडीगार्ड के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए पैसे दिए गए थे। मुझे वफादार रहना होगा। अगर तुम उस आदमी को मारते हो जिसे बचाने के लिए मुझे काम पर रखा गया था, तो मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा सिर वोंग फैमिली के पास वापस ले जाऊंगा। शायद वे मुझे माफ कर देंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे मुझे मार डालेंगे। एल्डर ज्याओ हंसे, तुम्हारी तलवार पहले ही टूट चुकी है और तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? लड़के, ध्यान से सोचो। नेमलेस अपने शरीर को बदलने लगा, मेरे पास बीस्ट ब्लड है, मेरा शरीर दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा वेपन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उस स्पिरिचुअल सॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए करता हूं, ये कभी जरूरी नहीं था। एल्डर ज्याओ ने एक भौं उठाई, ऐसा है क्या? तो मुझे टेस्ट करने दो कि तुम्हारा शरीर कितना स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी तलवार से एक बार फिर वार किया। नेमलेस ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपने नंगे हाथ से तोड़ दिया। तुम्हारा वेपन मेरे शरीर के खिलाफ बेकार है। एल्डर ज्याओ की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने अपने हमले में 7 स्पिरिचुअल सॉर्ड्स का इस्तेमाल किया और एक अभी भी बाकी है। अचानक उसकी मुख्य तलवार ने पीछे से हमला किया। नेमलेस बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाया। उसे दोनों हाथों से कस कर पकड़ लिया। इसे रोकना बहुत मुश्किल था और वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने इसे भी रोक दिया। एल्डर ज्याओ ने अपनी तलवार वापस बुलाई और कहा, तुमने उन सबको रोक दिया। लड़के, तुम स्ट्रांग हो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा हाथ बुरी तरह घायल है। अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? कोई बात नहीं, मैं फिर से उसी मूव से हमला करूंगा, देखते तुम कब तक टिकते हो। नेमलेस ने बीस्ट एनर्जी का एक विस्फोट किया। तुम्हारी टेक्निक इंप्रेसिव है, लेकिन मेरा बीस्ट ब्लड लाइन बेहतर है। मैं इसका इस्तेमाल खुद को हील करने के लिए कर सकता हूँ।
एल्डर जाओ ने मन ही मन सोचा, इस लड़के के पास कई तरह की टेक्निक्स हैं, मुझे सावधान रहना होगा। नेमलेस ने एक और आने वाली तलवार को रोका, अगर तुम्हारी मुख्य शक्ति तलवार में है तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। फिर भी वो थक रहा था। इस आदमी की सॉर्ड टेक्निक्स अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग है। मैं केवल उसके वेपन्स को ब्लॉक कर रहा हूँ और मैं पहले ही थक चुका हूँ। अगर वो एक और बड़ा हमला करता है तो मुझे नहीं पता कि मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। नेमलेस ने दांत पीसे, मेरे पास ज्यादा तरकीबें नहीं बची हैं। लगता है तुम्हारी टेक्निक्स भी खत्म हो रही हैं। ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। एल्डर जाओ ने चुपचाप सिर हिलाया। वो सही कह रहा है, अगर मैं सिर्फ फिंगर टेक्निक्स पर निर्भर रहता हूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं बस हमला करता रहूंगा और वो ब्लॉक करता रहेगा। हम में से कोई भी इस तरह नहीं जीतेगा। ऑर्डिनरी सॉर्ड्स कमजोर हैं, लेकिन अगर मैं इसे कोर फायर लोटस की शक्ति को एब्जॉर्ब करने दूं तो ये कुछ और भी पावरफुल चीज में इवॉल्व हो सकती है। इतना कहकर उन्होंने फायर लोटस को एक्टिवेट किया और उसे अपनी तलवार में डाल दिया। तुरंत वेपन जबरदस्त शक्ति से चमकने लगा। एल्डर जाओ ने आत्मविश्वास से कहा, ये कोई ऑर्डिनरी सॉर्ड नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेड है। इस वेपन से मैं किसी को भी मार सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे सच में ये सॉर्ड पसंद है। इस पल से मैं इसे जॉय ऑफ फायर कहूंगा। इतना कहकर उन्होंने तलवार नेमलेस की ओर फेंकी। उसे रोक न पाने के कारण नेमलेस के हाथ पर एक गहरा घाव हो गया। नेमलेस ने दांत पीसे, ये तलवार प्योर फायर एनर्जी से भरी हुई है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। ये मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकती है। उसने जल्दी से अपनी एनर्जी बुलाई और अपने चारों ओर एक बैरियर बनाया, लेकिन ये शील्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। मुझे भागने का कोई तरीका खोजना होगा। ये आदमी तो अजय है। एल्डर जाओ ने मजाक उड़ाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल वेपन को वापस बुलाया और बल के झटके से नेमलेस का बैरियर टूट गया। तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच सकते, जाओ ने घोषणा की और स्पिरिचुअल सॉर्ड्स के हमलों की बौछार कर दी। नेमलेस ने बचाव के लिए संघर्ष किया। मैं इस आदमी को नहीं हरा सकता, मेरे पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं हार मानता हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अब और नहीं रोक सकता। एल्डर जाओ हंसे और अचानक अपनी सारी तलवारें वापस बुला ली। नेमलेस ने चौंक कर ऊपर देखा। तुम क्या कर रहे हो? एल्डर जाओ ने जवाब दिया, तुम्हें हराना आसान था, लेकिन तुम्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, एल्डर जाओ ने मन ही मन सोचा, वो भले ही हार गया हो, लेकिन ये लड़का मेरी उम्मीद से ज्यादा टफ था। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, मेरा नाम जाओ युआन है। अगर तुम कभी बदला लेना चाहो तो तुम मुझे ढूंढने आ सकते हो, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन अभी के लिए जिंदा रहो, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम्हें जिंदा रहने के लिए दुनिया भर की किस्मत की जरूरत होगी। नेमलेस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन सोचा, वैंग फैमिली मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। एल्डर जाओ ने दूसरों से कहा, यहाँ हमारा काम हो गया है, चलो सुमुहान के घर चलते हैं ताकि हम उसके पिता का इलाज कर सके। सुमुहान ने सम्मान से सिर झुकाया, थैंक यू मास्टर। मेरी ने प्राउड से कहा, मेरे मास्टर दुनिया में सबसे ग्रेट हैं। नेमलेस मन ही मन सोचने लगा, ये लड़का भले ही यंग है, लेकिन इसके अकम्पलिशमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो यकीनन एक रेयर टैलेंट है। अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर लौटूंगा। एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर फ्रेंडली डुअल के लिए। उसी दौरान एल्डर जियाओ सू मैंशन पहुंचे। मैरी ने चारों ओर देखा और कमेंट किया, लगता है जूनियर सिस्टर काफी वेल्दी फैमिली से है, ये घर अमेजिंग है। सुमहान ने समझाया, ये मैंशन मेरे पिता ने तब बनवाया था जब वो फैमिली के हेड थे। उस समय हमारा क्लैन बहुत स्ट्रांग और वेल्दी हो गया था, लेकिन जब से मैंने फैमिली हेड का पद संभाला है, चीजें सिर्फ डाउनहिल गई हैं। हम अपनी ज्यादातर वेल्थ खो चुके हैं और अब हमारी सिचुएशन बेहद गंभीर है। सच कहूं तो आपको वांग रोंग को नहीं मारना चाहिए था। उसके पिता वांग वैनचिंग हैं जो सिटी लॉर्ड हैं, लेकिन असली समस्या सिर्फ ये नहीं है कि वो सिटी लॉर्ड है, वो लुओ युन सेक्ट का एक एल्डर भी है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो सेक्ट लीडर का राइट हैंड मैन है। वो उस तरह का इंसान है जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने उसके बेटे को मारकर उसे प्रोवोक किया है। जब तक वो हम सबको डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। मैरी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से बोली, अगर वे हमारे पीछे आने की हिम्मत करते हैं तो जिंदा नहीं बचेंगे। हम यहाँ बेकार में नहीं आए हैं। हमारा असली गोल लुओ युन सेक्ट है और हम उनमें से एक को भी सांस लेते हुए नहीं छोड़ेंगे। सुमुहान ने सिर हिलाया, तो फिर हम एक ही साइड पर हैं। हमारा दुश्मन एक ही है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके दूसरे चाचा सू होंग उसके सामने आ गए। तुम परिवार के लिए एक डिस्ग्रेस बन गई हो सुमुहान, तुम हमारे खून के लायक नहीं हो। इस घर में वापस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुमुहान ने आगे बढ़कर पूछा, सेकंड अंकल, आप यहाँ क्यों हैं और क्लैन के सभी एल्डर्स यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर जाओ ने सब पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा,
इन लोगों में से कोई भी भरोसेमंद नहीं लग रहा। ये जरूर सुमुहान के पास जो कुछ भी बचा है उसे छीनने आए हैं। तभी सुमुहान की तीसरी चाची सूरन आगे बढ़ी। तुम हमसे ये पूछने की हिम्मत कैसे कर रही हो कि हम यहाँ क्यों हैं? अगर हम नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम हमारी पीठ पीछे सू फैमिली की प्रॉपर्टी बेच रही हो। तुम एक डिसग्रेस हो। तुमने अपने पिता की चोट का बहाना बनाकर हमारे एसेट्स को लिक्विडेट कर दिया। ये बहुत घिनौना है। हमने ये भी सुना है कि तुम टावर ऑफ हेवनली सीक्रेट्स गई थी। वहां आज एक ऑक्शन हो रहा है। तुम शायद वहां मजा करने गई थी, है ना? और यहाँ तुम्हारा पिता बिस्तर पर पड़ा है और तुम बाहर एंजॉय कर रही हो। सुमुहान ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने मजा करने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने वो प्रॉपर्टी अपने पिता की जान बचाने के लिए कोर फायर लोटस खरीदने के लिए बेची थी। मैंने हर फैसला उनकी भलाई के लिए किया था। सूरन चिल्लाई, तो कहाँ है वो फायर लोटस? तभी सुमुहान ने फायर लोटस निकाला और उसे ऊपर उठाया। मैं इसे बहुत सावधानी से वापस लाई हूँ। ये मुझे बहुत महंगा पड़ा है। सेकंड अंकल आगे बढ़े और बोले, इधर दो। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनकी ऑरा भड़क उठी। वो गोल्डन कोर रेल्म के छठे लेवल पर थे। सुमुहान तनाव में आ गई। सेकंड अंकल, आप क्या कर रहे हैं? तभी एल्डर जाओ उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई उस पर उंगली भी नहीं उठाएगा। जो भी कोशिश करेगा वो मरेगा। सेकंड अंकल हिचक गए। इस आदमी की पावर, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन एल्डर जाओ के स्वर्ड्स पहले से ही उनका पीछा कर रहे थे। एक ने सेकंड अंकल के कपड़ों को भेद कर उन्हें दीवार से चिपका दिया। सेकंड अंकल बड़बड़ाए, मैं फंस गया। सूरन घबराकर उनकी ओर दौड़ी। तुम्हें क्या हुआ? वो चिल्लाए, पास मत आना, ये स्वॉर्ड्स खतरनाक हैं। सूरन अब गुस्से में सुमुहान की ओर मुड़ी। तुम ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे अपने अंकल हैं और तुम बाहर वालों को लाकर उन पर हमला करवा रही हो। तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई? सुमुहान घबराकर समझाने की कोशिश करने लगी। ऐसा नहीं है, मैरी ने ठंडे स्वर में बीच में टोका। इन जैसे कचरे पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। सूरन अब मैरी को घूरने लगी। तुम हो कौन? ये एक फैमिली मैटर है, यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें खुद मारूंगी। लेकिन एल्डर जाओ ने शांति से एक स्वॉर्ड सूरन की ओर भेजी, जिससे वो जमीन पर गिर गई। अगर किसी और ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे स्वॉर्ड्स उन्हें खत्म कर देंगे। मेरे पास आंखें हैं लेकिन मेरी तलवार के पास नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिरकार एक एल्डर आगे बढ़े। सुहोंग, सूरन, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चाहे कुछ भी हो, हम अभी भी फैमिली हैं। दूसरे ने भी सहमति दी। हमें इस तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सूरन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। फैमिली? वो फिर से आगे बढ़ी, इस बार और भी ज्यादा भावुक होकर। हमने तुम्हें 20 साल तक पाला सुमुहान, और तुम हमें इस तरह चुका रही हो। तुम सच में एक डिसग्रेस निकली। सुमोहन की आंखों में आंसू भर आए। तुम सब घिनौने हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाती? तुमने हमारे परिवार को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरे डैड ने अपना कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश में अपना दिमाग खो दिया, और अब जब वो लाचार हैं तो तुम सब यहाँ जो कुछ बचा है उसे लूटने आए हो। वो गुस्से में आगे बढ़ी। इस कमरे में हर एक इंसान मेरे डैड की वजह से जिंदा है, और अब तुम यहाँ परवाह करने का नाटक करते हुए आए हो, जबकि तुम हमारी हर चीज चुराने की साजिश रच रहे हो। मैरी भी गुस्से में शामिल हो गई। ये बस सो कॉल्ड रिश्तेदार पैरासाइट्स के अलावा कुछ नहीं है। ये तभी आते हैं जब कुछ लेने को होता है। तुम लोग इंसान भी नहीं हो, तुम जानवर हो। एल्डर जियाओ ने सू मोहन के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम मेरी डिसाइपल हो, मुझे तुम्हें तुम्हारा पहला लेसन सिखाने दो। एक ऐसा लेसन जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तुम ऐसे लीचों से निपट रही हो जो तुम पर पत्थर फेंकते हैं और तुम्हारी दौलत चुराते हैं, तो तुम्हें आवाज उठाना सीखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम सब कुछ खो दोगी। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। बस एक शब्द कहो, अगर तुम चाहती हो कि वे मर जाएं, मैं उन्हें यहीं खत्म कर दूं ना। मैं पूरे सू क्लान का सफाया कर सकता हूं और उनमें से कोई मुझे रोक नहीं सकता। कमरे में मौजूद हर कोई डर से जम गया। प्लीज हमें मत मारो, हम गलत थे। सू मोहन ने अपना सिर हिलाया। प्लीज मास्टर, उन्हें मत मारिए, इससे सू फैमिली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस उनका कल्टीवेशन खत्म कर दीजिए, उन्हें जीने दीजिए, लेकिन वर्थलेस ट्रैश की तरह। इस तरह मैं आखिरकार शांति से जी सकूंगी। एल्डर जाओ ने सिर हिलाया। जाओ और अपने पिता को बचाओ, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। सू मोहन रो पड़ी। थैंक यू मास्टर। मैरी ने उसे उठने में मदद की। चलो मास्टर, बाकी सब संभाल लेंगे। जैसे ही सू मोहन जा रही थी, उसने एल्डर जाओ की ओर एक हल्की सी शर्म के साथ देखा। एल्डर जाओ दूसरों की ओर मुड़े। अब चलो शुरू करते हैं। असली पनिशमेंट यहां से शुरू होती है। सबसे पहले सू होंग। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सेकंड अंकल की ओर एक स्वॉर्ड भेजी। सू होंग चिल्लाया, नहीं प्लीज मुझे बख्श दो। लेकिन एल्डर जा ने बिना किसी झिझक के वार किया। सू होंग का कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। कमरे में हैरानी भरी आहें गूंज उठीं। लगता है सू होंग का काम तमाम हो गया और शायद अब हमारी बारी है। सू होंग दर्द से अपना पेट पकड़कर गिर गया। एल्डर जाओ ने दृढ़ता से कहा, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगला कौन है? कमरे में भगदड़ मच गई। लोग बाहर निकलने के लिए भागने लगे। एल्डर जाओ ने ठंडाई से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो तो फिर से सोचो। उनके स्वॉर्ड्स फिर से उड़ने लगे। अब वो करने का समय आ गया है जो जरूरी है। उनके स्वॉर्ड्स एक के बाद एक वार करते गए और वहां मौजूद हर किसी के कल्टीवेशन को मिटा दिया। दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठी।
इस क्योस को देखते हुए सू मोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन सोचा, इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उन्हें सिर्फ मेरे डैड की प्रॉपर्टी की परवाह थी। वो मेरी फैमिली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने डैड को बचाऊंगी। सू मोहन चुपचाप अपने डैड सूजी के कमरे में दाखिल हुई। वो उनके पास बैठ गई और वो साफ तौर पर चिंतित दिख रही थी। कुछ ही पलों बाद मैरी और एल्डर जाओ अंदर आए। मैरी ने खुशी से कहा, मास्टर ने उन सबका कल्टीवेशन क्रिपल कर दिया। उन्हें तड़पते हुए देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। सू मोहन ने थोड़ा झुककर कहा, मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी आगे बढ़ी, तुम्हारे पिता कैसे हैं? सू मोहन ने चिंतित होकर जवाब दिया, मैंने उन्हें फायर लोटस दे दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। वो बस वहां मोशनलेस लेटे हुए हैं। मुझे डर है कि वो शायद कभी नहीं उठेंगे। एल्डर जाओ करीब आए, मुझे देखने दो, शायद मैं मदद कर सकूं। उन्होंने सूजी की हालत को ध्यान से जांचा। डिमोनिक पोजीशन का कोई निशान नहीं है, लेकिन उनके मेरिडियंस काफी कमजोर हो गए हैं। इस तरह का डैमेज अपने आप नहीं होता, ये किसी बाहरी फोर्स की वजह से हुआ है। किसी ने उन पर एक खतरनाक हमला किया है। अगर तुम्हारे पिता मेडिसिन में इतने स्किल्ड नहीं होते तो वो अब तक मर चुके होते। उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है। मुझे यकीन नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। सुमोहन ने अपने डैड का हाथ पकड़ लिया। मास्टर, उन्हें आखिर हुआ क्या है? एल्डर जियाओ ने जवाब दिया, चिंता मत करो, अभी के लिए उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन हमें उनके मेरिडियंस को पूरी तरह से रिपेयर करना होगा। अगर हम उन्हें उनकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर नहीं कर सके तो उन्हें बचाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। किस्मत से मैंने हाल ही में एक नई टेक्निक डेवलप की है जिससे मैं 1000 सोर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। सही एनर्जी के साथ मैं इंटरनल सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और यहाँ तक कि मेरिडियंस भी रिपेयर कर सकता हूँ। ये अब सेकंड नेचर बन गया है। आत्मविश्वास के साथ एल्डर जियाओ ने अपने हाथ सूजी पर रखे और हीलिंग प्रोसेस शुरू किया। कुछ ही पलों में सूजी ने हरकत की। सुमोहन चिल्लाई, वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो बच सकते हैं। सूजी ने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाए, मेरी प्यारी बेटी। सुमोहन ने आंसू भरी आंखों से कहा, डैड आप उठ गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सूजी ने धीरे से कहा, मैं ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर सकता, बस एक भयानक सिरदर्द है। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। सुमोहन, तुम्हारी सेकंड अंकल कहाँ है? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ किया? उसने भौहें से कोड़ी। मैं ठीक हूं डैड, लेकिन आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने आप पर हमला किया था? सूजी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सालों से मैं रिजरेक्शन पिल नाम की एक पिल डेवलप कर रहा था। कुछ ही दिन पहले मुझे आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला और मैंने इसकी रेसिपी को परफेक्ट कर लिया। ये एक पावरफुल पिल है जिसे रेयर मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हाई क्वालिटी इफेक्ट्स देती है। लेकिन इसे रिफाइन करने के लिए मुझे मदद की जरूरत थी, किसी केपेबल की। मैंने सू होंग से मेरी मदद करने के लिए कहा, यह सोचकर कि मेरा कल्टीवेशन लेवल शायद काफी नहीं है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। उसने मुझे पीछे से मारा और जहर दे दिया। मैं बड़ी मुश्किल से बचा। हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं। हमारा परिवार शांति से रहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगा कि मुझे मारने की कोशिश करेगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि डैड ने मुझे परिवार का नेतृत्व करने के लिए चुना। उन्हें विश्वास था कि मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा केपेबल हूँ। इसी वजह से ये सब हुआ। सुमोहन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो ये सेकंड अंकल था। मैं उस धोखेबाज को नहीं छोड़ूंगी। एल्डर जाओ ने मन ही मन सोचा। सुमोहन का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। उसे अपने कल्टीवेशन को ठीक से बढ़ाने के लिए एक थर्ड लेवल पिल की जरूरत है। क्यों ना हम उसकी मदद के लिए एक थर्ड लेवल पिल बनाएं? फिर उन्होंने सूजी से पूछा, क्या आपने रेजरेक्शन पिल की रेसिपी लिखी है? क्या मैं एक नजर डाल सकता हूं? सूजी ने आंखें झपकाई। तुम कौन हो? सुमोहन ने बीच में कहा, ये होंगमन सेक से एल्डर जाओ हैं और ये मेरे नए मास्टर भी हैं। उन्होंने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं की वजह से मैं आपको बचा सकी। अगर वो ना होते तो बाकी के परिवार ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया होता। सूजी ने एल्डर जाओ को गहरी थैंकफुलनेस से देखा। मास्टर, थैंक यू। आपने मुझे और मेरी कीमती बेटी दोनों को बचाया। मैं आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। मैं सच में रिलीफ महसूस कर रहा हूं कि मेरी बेटी को इतना अच्छा मेंटर मिला है। उन्होंने मुड़कर दीवार में एक हिडन कंपार्टमेंट पर दस्तक दी। एक छोटा सा संदूक बाहर खिसक आया। सुमोहन ने हैरानी से पूछा, डैड आपने ये कब बनाया? सूजी धीरे से मुस्कुराए। वो रेसिपी हमारे परिवार का सीक्रेट है। मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ रखा था। इसके बारे में किसी और को नहीं पता था। उन्होंने रेसिपी एल्डर जियाओ को दी। हमने ये फॉर्मूला पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आपके लिए ये अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कुछ सुधार भी किए हैं। एल्डर जियाओ ने रेसिपी को स्टडी किया। आपने यहाँ काफी कुछ नोट किया है। क्या इससे मदद मिली? सूजी ने स्वीकार किया। मैं उतना स्किल्ड नहीं हूँ। मैंने बस इसे थोड़ा सुधारने की कोशिश की, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पिल फिनिश करने वाला था, उस बास्टर्ड सूहोंग ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। एल्डर जियाओ ने उन्हें कंसल्ट किया। चिंता मत करो, फॉर्मूला सॉलिड है। हमें अब बस एक चीज की जरूरत है, तानहू काओ ग्रास। जैसे ही उन्होंने इसका जिक्र किया, सुमोहन की आंखें चमक उठी। वो फॉर्मूला की पूरी पोटेंशियल समझ गई।
तभी उनके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी दूसरी डिसाइपल ने 3 पिल फॉर्मूलाज में सफलतापूर्वक सुधार किया है। रिवाइवल पिल अब मिस्टिक रेल्म टियर तक पहुंच गई है। रिवॉर्ड के तौर पर होस्ट का हार्ट ऑफ एल्केमी हेवनली टियर तक पहुंच गया है, जिसमें 99% सक्सेस रेट है। पिल कॉम्प्रिहेंशन 30% बढ़ गई है। एल्डर जियो चुपचाप सोच रहे थे, मेरा कॉम्प्रिहेंशन इतना बढ़ गया है, मुझे सच में अमेजिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा दिमाग फैल गया है और अब क्लियर पावरफुल थॉट से भर गया है। मैं अब खुद को और भी एडवांस्ड पिल्स बनाते हुए देख सकता हूँ। सू जी अपनी बेटी की ओर एक गर्म जोशी भरी नजर से मुड़े। सुमोहन, तुमने अकेले एक टूटे हुए परिवार को संभालने के लिए बहुत मेहनत की है। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि तुम किस दौर से गुजरी हो। सुमोहन ने ईमानदारी से जवाब दिया, डैड, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे ये करना ही था, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके इलाज के लिए सू फैमिली की फार्मेसी से लोन लिया और अब हम बर्बादी के कगार पर हैं। हमने सब कुछ खो दिया है। एल्डर जाओ ने कॉन्फिडेंसली कहा, एक्चुअली मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाने और फार्मेसी पर वापस कंट्रोल हासिल करने में मदद कर सकता है। हम एक कंप्लीट पिल एम्पोरियम स्थापित करेंगे। हम एल्केमिस्ट्स का एक वाइड नेटवर्क रिक्रूट करेंगे और उनसे लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, ताकि हमारा कोई भी फॉर्मूला कभी लीक ना हो। उसके बाद हम उन्हें एडवांस्ड एल्केमी ट्रेनिंग देंगे। अगर कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो वो परमानेंटली कल्टीवेट करने की अपनी कैपेसिटी खो देंगे। उनके आसपास हर कोई सन्न रह गया। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एल्डर जाओ क्या प्रस्ताव रख रहे हैं। एल्डर जाओ मुस्कुराए, हम किसी को जाने बिना ही बहुत पावरफुल बनने वाले हैं। ये एक्साइटिंग होने वाला है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, उन्होंने आदेश दिया, बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। सुमोहन, अपनी एल्केमी ट्रेनिंग पर फोकस करो। मैरी और मैं सू होंग से निपटने जाएंगे। वो धोखेबाज इस बार बचकर नहीं जाएगा। मैरी ने जाते हुए सुमोहन को बाय बाय कहा। सूजी ने उसे देखा और कमेंट किया, तुम्हारे मास्टर, वो इनक्रेडिबली पावरफुल और काफी इंटेंस हैं। सुमोहन ने सिर हिलाया, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीन बदला। सूहोंग अब जंजीरों में झगड़ा हुआ था। वो विरोध में चिल्लाया, तुम लोग क्या करने का प्लान बना रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे जाने दो। एल्डर जियाओ आगे बढ़े। उनका चेहरा सख्त और शांत था। मैरी, तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर हूँ। तुम्हें अब तक 1000 स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर कर लेनी चाहिए थी। आज तुम इसे सीखोगी और डेमोन्स्ट्रेट करोगी। मैरी आगे बढ़ी और सिर हिलाया, समझ गई मास्टर, मैं कोशिश करूंगी। उसने सटीकता के साथ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स बनाना शुरू किया, जबकि एल्डर जियाओ गिनती करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। गुड, पूरे 1000 कंप्लीट हो गए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मैरी। अगर तुम इसी तरह प्रोग्रेस करती रही तो मुझे यकीन है कि तुम एक दिन एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर बनोगी। मुझे तुम पर विश्वास है। मैरी मुस्कुराई, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं भी खुद पर विश्वास करूंगी। इतना कहकर उसने अपनी सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को इकट्ठा किया और उनकी शक्ति को एक विशाल स्वॉर्ड में मिला दिया। मैंने कर दिखाया मास्टर, मैंने आखिरकार वो सुप्रीम टेक्निक मास्टर कर ली जो आपने मुझे सिखाई थी। एल्डर जाओ का चेहरा खिल उठा। सचमुच ये एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल टेक्निक है। इसके साथ हम लुओ यून सेक्ट को आसानी से हैंडल कर पाएंगे। सू होंग साइड से चिल्लाया, तुम सब ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सिर्फ ट्रेन करना था तो तुम कहीं और भी कर सकते थे। मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है। तुम लोग मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो ना? उसी पल मैरी ने अपनी तलवार उसके सिर पर रख दी। सू होंग घबराकर रोने लगा, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। एल्डर जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा फ्यूचर उसी पल तय हो गया था जब तुमने सुमुहान को मारने की कोशिश की थी। तुमने सोचा था कि तुम फैमिली हेड बन जाओगे और सब कुछ अपने लिए हासिल कर लोगे। शर्त लगा लो, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वो मैरी की ओर मुड़े, उस पर हमला करो और इस दयनीय जिंदगी को खत्म करो। उसने शांति से कहा, यस मास्टर। फिर वार किया, लेकिन सू होंग बाल बाल बच गया। ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। मैरी निराश होकर बोली, मेरा निशाना चूक गया। एल्डर जियाओ ने शांति से सलाह दी, जल्दबाजी मत करो, हमला करने से पहले ध्यान से निशाना लगाओ। मैरी ने सिर हिलाया और फिर से वार किया, लेकिन सू होंग एक बार फिर बचने में कामयाब रहा। एल्डर जियाओ ने उसे सुधारा, तुम इसे सही तरीके से नहीं कर रही हो, फिर से कोशिश करो, कोशिश करती रहो। बार बार हमलों के साथ ट्रेनिंग जारी रही। फिर आधे घंटे के बाद सिस्टम की आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशंस, आपके डिसाइपल ने एक नई टेक्निक अनलॉक की है। होस्ट की गाइडेंस की बदौलत उसने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक को सफलतापूर्वक मास्टर कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप होस्ट को बाउंडलेस स्वॉर्ड टेक्निक की बढ़ी हुई कॉम्प्रिहेंशन, स्पिरिचुअल इंटेंट की गहरी समझ और रेयर आर्टिफैक्ट सॉफ्ट स्वॉर्ड फिंगर्स से रिवॉर्ड किया जा रहा है। एल्डर जियाओ खुशी से ओवरवेल्म्ड हो गए और मन ही मन सोचा, मुझे नई पावर्स मिली हैं। अब मैं सचमुच स्पिरिचुअल थ्रेट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। इनक्रेडिबल, मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ। इस लेवल की कॉम्प्रिहेंशन के साथ मैं की को और भी स्पष्ट रूप से समझ पाऊंगा। कल्टीवेशन अब बहुत आसान हो जाएगा। एल्डर जियाओ ने दृढ़ता से कहा, अब जब हमने सुहोंग का काम तमाम कर दिया है तो यहाँ हमारा काम पूरा हो गया है। हमें सुमुहान के पास चलना चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैरी ने सिर हिलाया, यस मास्टर, आप ठीक कह रहे हैं। सीन अब सिटी लॉर्ड की ओर शिफ्ट हुआ।
सिटी गेट पर एक तनावपूर्ण पल सामने आया जहां कई गार्ड्स अपने यंग मास्टर की लाश लेकर पहुंचे। वे साफ तौर पर कांप रहे थे। एक गार्ड ने रिपोर्ट किया, हमारे यंग मास्टर वो मर चुके हैं। सिटी लॉर्ड का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। तुम लोग यूजलेस ट्रैश हो। मैं तुम्हें पैसे क्यों देता हूं अगर तुम मेरे बेटे की रक्षा नहीं कर सकते? अगर मेरा अपना बेटा नहीं बच सका तो तुम में से किसी का क्या फायदा? शायद मुझे तुम सबको अभी यही मार देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में चारों ओर देखा। और उस बास्टर्ड का सिर कहाँ है जिसने मेरे लड़के को मारा? तुम्हारा मतलब है कि तुम इतना भी नहीं कर पाए? एक और गार्ड कांपते हुए आगे बढ़ा। जिसने यंग मास्टर को मारा वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ युआन है। वो हॉन्गमैन सेट का एक एल्डर है। यहाँ तक कि हमारा टॉप गार्ड नेमलेस भी आसानी से हार गया। हम कुछ नहीं कर सके। वो बहुत ताकतवर था। सिटी लॉर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। तो मर जाओ तुम सब। बिना किसी झिझक के उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया। वे दया की भीख मांगने लगे। प्लीज सिटी लॉर्ड, दया कीजिए। लेकिन सिटी लॉर्ड ने उन्हें अनदेखा किया। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। तो नेमलेस आसानी से हार गया। ये जियाओ युआन वह जरूर भयानक रूप से स्ट्रांग होगा। अगर उसने नेमलेस को ऐसे कुचल दिया तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। अभी भी गुस्से में उन्होंने आगे बढ़कर एक गिरे हुए गार्ड को लात मारी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर वो खुद से बड़बड़ाए, अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे लुओ यून सेक्ट की मदद लेनी होगी। वो अपने सेवकों की ओर मुड़े और चिल्लाए, मैं लुओ यून सेक्ट जा रहा हूँ। शहर के सभी प्रमुख परिवारों को दावत का इन्विटेशन भेजो और सू फैमिली को मत भूलना। उनकी आवाज एक ठंडी गुर्राहट में बदल गई। मैं गुस्से में हूँ। जाओ युआन, तुम बचोगे नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से चीर दूंगा। सीन फिर सू फैमिली की ओर बदला। सिटी लॉर्ड का एक फॉर्मल इनविटेशन अभी पहुंचा था। सू मुहान ने उसे देखा और कहा, उन्होंने हमें एक दावत में इनवाइट किया है। मैरी ने भाव में सिकोड़ी, वे हमें अच्छे इरादों से बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। ये एक ट्रैप है मास्टर। हमें ये शहर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अगर हम शहर की सीमाओं से बाहर चले गए तो वांग वैन चंग हमें छू भी नहीं पाएंगे। वो लुओयोन सिटी का सिटी लॉर्ड है, हमारा नहीं। उसका वहां कोई अधिकार नहीं है। एल्डर्स जाओ ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी के साथ इन्विटेशन भेजा है। हम कैसे मना कर सकते हैं? तुम जो चाहो कहो, मैं तो जा रहा हूँ। मैरी ने विरोध किया, मास्टर आप क्या प्लान कर रहे हैं? एल्डर्स जाओ मुस्कुराए, बस बात करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन खबर है कि लिन युन चंग भी पार्टी में शामिल होगा। उन्होंने मैरी को एक गहरी नजर से देखा, और तुम जानती हो कि वो कौन है? तुम लिन फैमिली से अपने कनेक्शन को जानते हो। माय डियर डिसाइपल, क्या तुम भी बदला नहीं लेना चाहती? मैरी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो बास्टर्ड लिन युन चंग, वो भी वहां होगा। उसकी ऑरा गुस्से से भड़क उठी। सू मुहान ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ सीनियर सिस्टर? एल्डर जियाओ ने जवाब दिया, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। हमारे सभी दुश्मन एक ही जगह इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें एक एक करके ढूंढने से ज्यादा आसान होगा कि उन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। वैसे भी उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट में ढूंढना बोरिंग होगा। वो अपने डिसाइपल्स की ओर मुड़े, तो क्या कहती हो? क्या हमें इस छोटी सी दावत को कुछ अनफॉरगेटेबल नहीं बना देना चाहिए, जैसे एक लेजेंडरी हॉन्गमैन स्टाइल पार्टी? मेरी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर आपका वचन ही अंतिम है। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। लेकिन सुमोहन बेचैन दिख रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस बारे में एक बैड फीलिंग आ रही है। कुछ खतरनाक होने वाला है और इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। एल्डर जियाओ ने विषय बदला, वैसे वो फार्मेसी कैसी चल रही है जिसे खोलने में मैंने तुम्हारी मदद की थी? सुमोहन का चेहरा थोड़ा खिल उठा। वो बहुत अच्छा कर रही है मास्टर। सू फैमिली के 17 मेडिकल स्टोर्स थे और हमने उन सभी को वापस पा लिया है। मैंने आपकी सलाह मानी और आपके सुझाए गए प्रमोशन की पेशकश की। उसके बाद कस्टमर्स की बाढ़ आ गई। हमने एक ही दिन में 50 बॉटल्स बेची और 5000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का प्रॉफिट कमाया। एल्डर जियाओ ने थोड़ा फ्राउन किया, सिर्फ 50 बॉटल्स? ये बहुत कम है। क्या तुम जानती हो कि सेल्स अभी भी इतनी लिमिटेड क्यों है? सुमहान ने कहा कि उसे पिल में कुछ भी गलत नहीं लगा। उसके अनुसार उनकी रिवाइटलाइजिंग पिल ठीक ठाक बिक रही थी। ये किसी के फोकस को काफी हद तक सुधारती थी और इंटरनल एनर्जी के फ्लो को बढ़ाती थी। उसने जोर देकर कहा कि अगर वे इसे नहीं बेचेंगे तो वे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तभी एल्डर जियाओ ने अपने कपड़ों से कुछ स्क्रोल्स निकाले। उन्होंने कहा, मैंने 3 नई पिल रेसिपीज सोची हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें बनाओ और मार्केट में ट्राई करो। मुझे कस्टमर फीडबैक ला कर दो, देखते हैं कि ये पिल्स कैसा परफॉर्म करती हैं। उत्साहित होकर सुमुहान ने थैंकफुलनेस के साथ जवाब दिया, मास्टर आप मुझे नई रेसिपीज दे रहे हैं। आप सच में एक जनरस इंसान हैं। उसने स्क्रोल्स की जांच की और महसूस किया कि उनमें से एक पिल गोल्डन पिल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन थी। कहा जाता था कि इसका हीलिंग इफेक्ट 10 गुना ज्यादा पोटेंट था, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये एक मरते हुए कल्टीवेटर को भी बचा सकता था। उसने टिप्पणी की कि ये पिल अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव थी। इस बीच एल्डर जियाओ सोच रहे थे कि वे कैसे एक फॉर्च्यून बना रहे हैं और उन्हें मुश्किल से उंगली भी नहीं उठानी पड़ रही थी। उन्होंने खुद से स्वीकार किया कि वे काफी सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। उस रात बाद में सीन सिटी लॉर्ड के मैंशन में शिफ्ट हुआ। मेहमान आ रहे थे और सिटी लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से सूजी का अभिवादन किया। सिटी लॉर्ड ने गर्मजोशी से कहा, मास्टर सूजी आ गए हैं और साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स भी हैं। आप सभी का यहाँ होना एक खुशी की बात है। मैंने सुना था कि आप बीमार थे मिस्टर सूजी। मैं सच में चिंतित था।
लेकिन आपको फिर से हेल्दी देखकर और ये जानकर कि आपके परिवार की फार्मेसी रिकवर हो गई है, मुझे कहना होगा किस्मत फिर से आपके साइड पर है। सूजी ने विनम्रता से उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। उसी समय एल्डर जियाओ ने मन ही मन सोचा, ये लोग कितने घिनौने हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं जबकि वे हमें एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। सिटी लॉर्ड ने फिर एल्डर जियाओ का औपचारिक रूप से अभिवादन किया। तो आप ही हैं जिन्होंने सूजी को हील किया और सुमुहान को उसके ब्रेक थ्रू में मदद की। आप सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर हैं। एल्डर जियाओ ने विनम्रता से जवाब दिया, आप मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। मैं इस तरह की प्रेस के लायक नहीं हूँ। मेहमानों में एक लिन फैमिली का सदस्य भी था जो ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, तो ये एल्डर जियाओ है जिसकी वजह से लॉर्ड वोंग ने ये सब अरेंज किया है। वो जानता था कि लॉर्ड वोंग ने लॉयन सेक्स से 30 से ज्यादा गोल्डन कोर रेल्म एक्सपर्ट्स को सिर्फ एल्डर जियाओ और दूसरों को खत्म करने के लिए बुलाया था। वो मुस्कुराया, ये सोचकर कि ये दावत मनोरंजक होने वाली है। जैसे ही उसकी नजर घूमी, उसने देखा कि मेरी भी वहां थी और वो चौंक गया। ये तो बिल्कुल यंग मिस जैसी दिखती है। वो बचपन में ऐसी ही दिखती थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैंने अपनी आंखों से पिता और बेटी दोनों को उस चट्टान से गिरते देखा था। उस ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता। सिटी लॉर्ड ने फिर घोषणा की, हमने काफी देर बात कर ली, चलो अंदर चलते हैं। सूजी ने सहमति में सिर हिलाया। सीन दावत हॉल में बदला। सब खा पी रहे थे। सिटी लॉर्ड ने फिर से कहा, एल्डर जियाओ, मैंने सुना है कि आप पहले से ही गोल्डन कोर रेल्म के 5वें लेवल पर हैं। ये आपकी उम्र में अविश्वसनीय रूप से इंप्रेसिव है। आपकी उम्र के ज्यादातर लोग अभी भी फाउंडेशन रेल्म में हैं और अब आपके पास रिमार्केबल टैलेंट वाले 2 डिसाइपल्स हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी का भविष्य उज्जवल है। दूसरे मेहमान भी एल्डर जियाओ की प्रशंसा करने लगे, खासकर ये देखकर कि उनके डिसाइपल्स कितने टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग थे। एल्डर जियाओ तारीफों से खुश होकर मुस्कुराए और बोले, चलो ज्यादा नहीं करते। इस खुशी के मोमेंट में उन्होंने काफी पीना शुरू कर दिया। आखिरकार एल्डर जियाओ हंसे और एक्सेप्ट किया, एक्चुअली मैं 5वें स्टेज पर नहीं हूँ, मैं गोल्डन कोर रेल्म के सिर्फ 3रे स्टेज पर हूँ। आप जानते हो कि मैं इतना पावरफुल क्यों लगता हूँ? ये सब मेरी इनक्रेडिबल स्वॉर्ड की वजह से है। ये एक प्राइसलेस ट्रेजर है जो मुझे प्योर लक से मिला। इसके बिना मैं माउंटेन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। मेरी ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, मास्टर, आपको अपने सीक्रेट्स इस तरह रिवील नहीं करने चाहिए। आप इतना पी क्यों रहे हैं? अचानक सिटी लॉर्ड ने कहा, लगता है आप जाने की योजना कर रहे हैं। मुझे किसी को बुलाने दीजिए। सिटी लॉर्ड एल्डर जियाओ को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, ये आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। अगर वो भाग गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे अभी रोकना होगा। कुछ ही पलों बाद हॉल में एक बड़ा बॉक्स लाया गया। सिटी लॉर्ड ने उसे खोला और एक मुस्कान के साथ कहा, एल्डर जियाओ, मैं ये आपको ऑफर करता हूँ। एल्डर जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। स्पिरिट स्टोन्स और इतने सारे, ये एक इनक्रेडिबल गिफ्ट है। एल्डर जियाओ हंसे और बोले, मैं पहले कंगाल था। मैंने हंगबन सेक्ट में कुछ पैसे उधार लिए थे सिर्फ ऑक्शन में शामिल होने के लिए। मैंने उनके दिए हर सिक्के का इस्तेमाल वहां सब कुछ खरीदने के लिए किया था, लेकिन उसमें से कुछ भी मेरा सच में नहीं था। अब मेरे पास असली दौलत है, आपकी वजह से। लॉर्ड वोंग वेनचेन, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। मैं आखिरकार लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। सिटी लॉर्ड ने झूठे उत्साह के साथ जवाब दिया, ये मेरी खुशी थी। लेकिन अंदर ही अंदर वे मजाक उड़ा रहा था। तुम जरूर एक पावरफुल क्लैन से हो जिसके पास गहरी जेबें हैं और एक इंप्रेसिव बैकग्राउंड है, या ऐसा मैंने सोचा था। पता चला कि तुम सिर्फ एक कीचड़ हो जो उस दौलत का मजा ले रहा है जो तुम्हारी है भी नहीं। तुम अपने सेक्ट के बिना कुछ भी नहीं हो। खड़े होकर सिटी लॉर्ड ने भीड़ को संबोधित किया, मैंने सुना है कि एल्डर जियाओ एक एक्सेप्शनल मास्टर है। क्यों ना हम आपके डिसाइपल्स और मेरे डिसाइपल्स के बीच एक फ्रेंडली स्पैरिंग मैच रखें। यहाँ हर कोई शो का एंजॉय करेगा। रिवॉर्ड के तौर पर मैं विनर को स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। आप क्या कहते हैं? एल्डर जियाओ हंसे और रिप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो शुरू करते हैं। मेरी पहले जाएगी। मैरी ने सिर हिलाया, मास्टर, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे।